और मैं कर भी नहीं सकती हूँ। लेकिन वो जो घर की हुई होती है, वो अपने जीवन में वो घर को चलाती है, और उसी महिला को उसके जलने तक इंतजार लोग नहीं करते हैं, और उसको वहाँ के जो कर्मचारी हैं या उसके सहारे छोड़ करके चले आते हैं, जिससे उस बालिका को विनाश पैदा होता है। और कहानीकार ये कहती हैं कि भाई घर में तुम परिवार में रहो, पारिवारिक रहो। यही कहानी अंत होती है कि वो पारिवारिक रहो, परिवार के उसमें करो, लेकिन अपने परलोक की चिंता ज्यादा करो। ये मेरा शब्द है, परलोक मेरा शब्द है। इसी तरह का उसमें आभास होता है। तो यहाँ और रीता जी हमारी बहुत पुरानी परिचित रही हैं। जब छात्र आंदोलन में फीस वृद्धि के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था तो हम लोग साथ साथ मार्च किए थे, और अब इधर हैं भी, और कई चीज़ उनको सदी में कहा भी था कि आप पढ़िएगा तो आपको होगा। तो ठीक है, हमारे साथ हमारी आधी जमीन पत्रिका के संपादक मंडल में भी रह चुके हैं। तो उनकी एक संक्षेप की कहानी, जो विषय वो उठाना चाहती हैं उसमें वो सफल है। उस विषय से हमको आपको कोई मतलब ये हो सकता है, भिन्नता हो सकती, लेकिन जिस विषय को उठाना चाहती हैं, और वो भी स्त्री के माध्यम से। स्त्री का घर अभी जीवन में तो होता ही होता है, मरने के बाद भी देखे किस तरह का ये है, वो उसमें सफल रहे। तो मैं आभार व्यक्त करते हुए कि आपने मुझे पहली बार इस काम को दिया है, और आप लोग क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और आपने कहा कि की कल्पना को उसके विषय से तो यकीनन अभी हकीकत आधा बताना फिर बनता है। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी कल्पना होती है। और अब हम रमेश रिकम्बर जी को स्वागत करने के लिए और वक्तव्य सत्ता देने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। और अर्चना त्रिपाठी जी आपका स्वागत करेंगे। आवाज कम है ना? नहीं आ रही, अभी से आएगी। तो सादर आमंत्रित है रमेश रिकम्बर जी। आइए आपके पास, जो कि एक कवि भी हैं, भुजिया मुजफ्फरपुर से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं हमारे। भुजिया थोड़ा हमारे साथ अपना वक्त देंगे। सबसे पहले भुजिया जो आयाम कितने सदस्य जुटे हुए हैं, अभी बार लिखा किसी बैनर पर परिवार होता था, आप उन्हें परिवार से चूँकि लड़ती रहती हैं, परिवार से अलग होना भी चाहती हैं। एक शब्द है आयाम की सदस्याएँ। हम आयाम की जितनी सदस्याएँ होती हैं, पहले सबको आभार। और बहुत अच्छा लगा, हम लोग अपने हम सूर्यनारायण जी बैठे थे, अपने हम लोग युवा किशोर दिनों को याद कर रहे थे कि आप जो बैनर बांध रही थी, तो हम लोग भी दरी बिछाने अभी दिखा भी रहे थे कि जहाँ दरी बिछाने आते थे वहाँ हम कार्यक्रम में आए हैं। तो हम लोगों ने भी बहुत बैनर टांगे हैं, दरी बिछाई है। और ये अच्छा लगा कि अब स्त्रियाँ घर के चौखट से चौहदे से बाहर निकल कर साहित्य लेखन जो छोटा क्षेत्र था, वर्धित प्रदेश था, उसमें आप आई हैं, आपका स्वागत है। और 12 खड़ी नाम दिया है बहुत संपादक उषा जी को, और जिसने किसने भी नाम सुझाया है उसको बहुत आप धन्यवाद करते हैं। ये बिहार की महिला लेखिकाओं का, उन महिला लेखिकाओं, वैसे बिहार में महिला लेखिकाएँ बहुत कम, हम बिहार के इतिहास पलट रहे थे तो नली जी की पत्नी और पहले के कालों की स्त्रियाँ जो घर के काम के बाद उसको तो पूरी स्वतंत्रता दिन भर लिखते रहे। और आप तो भामती का सुना होगा कि वो शादी कर लाए, भूल गए, ग्रंथ लिखने में लग गए। तो स्त्रियों का तो योगदान बहुत है। तो हम जो खड़े हैं वो एक लेखन भी है, सृजन रचना भी है। तो वो है, तो उस बिहार में जहाँ स्त्रियाँ कम लिख रही हैं, अब इतनी आवाज़ें और इतनी साथ आप लोग घर परिवार की चिंता छोड़कर, बाल बच्चों पतियों की चिंता छोड़कर, सास की डांट छोड़कर आप लोग बैठी हुई हैं और खुद मुख्तार भी इसमें हो गई हैं। इसके लिए आपको आभार। और अपने काम वही काम करके आप लोग जो आई हैं, तो विशेष निविता जी बोल रही है हमारे मित्र की काम करके आई हैं। हम मानते हैं आप लोग काम करके आई हैं। पुरुष तो काम कम करते हैं, काम का ज़्यादा दिखावा करते हैं, थल्ले भी होते हैं, थल्ले भी होते हैं। तो पहले 12 खड़ी के लिए
आभार की 12 खड़ी ने जिस किसी ने भी नाम दिया, बिहार की स्त्री महिला लेखन कथा लेखन, इसमें जो रंग है स्त्री, उसमें चेतना कितना है, स्त्री लेखन कितना है, इसमें स्त्री का समाज कितना दिख रहा है, उस पर बाद में बात। पहले यही है कि स्त्री लोगों ने कलम पकड़ा है और हमारे 3-4 बड़े कथाकार बिहार के, 3 हमारे वहाँ सामने यहाँ बैठे हुए हैं, सुलभ भैया हैं, संतोष भैया हैं और सुदयाल जी हैं। तो आप लोगों ने जो वर्जित प्रदेश था उस पर लेखनी चलाई है और सिर्फ अपना ही दुख नहीं, आपने बराबरी में आकर जो सामाजिक का दुख और बदलते समाज का जो यथार्थ बिहार का और सामाजिक जीवन का, उस पर आपने लेखनी चलाई और उसकी एक तरह से इस प्रकार संकलन 12 खड़ी के रूप में आया है। पूरा एक परिदृश्य रचता, विधान रचता बिहार के महिला लेखन का, इसे देख के पलट सकते हैं कि बिहार की महिला लिख के आए। उसमें से क्राफ्ट के मामले में कई कहानियाँ इतनी बढ़िया है कि वो लगता है कि वो शिल्पगत दृष्टि से क्राफ्ट और वो कला दृष्टि से मजबूत कहानी है। नहीं लगता कि वो बिहार पहली दूसरी कहानी है और कोई सिद्ध लेखक की कहानी नहीं है। इस सब के लिए आपका आभार। हम लोगों को आप लोगों ने बुलाया, हम पुरुषों को आप लोगों ने बुलाया और बराबरी को समाज जो बनाना चाहती हैं, जो वर्ण भेद, वर्ग भेद और लिंग भेद और रंग भेद, चारों भेद से रहित समाज बनाना चाहती हैं। इस समाज में हम आप सब आपकी लड़ाई में साथ हैं, आपके संघर्ष में साथ हैं। अच्छा समाज तभी बन सकता है कि हम किसी तरह भेद रहित समाज में जिए। हमको जो तो कहानी की बात करनी है, पहले तो उनका उषा जी ने जो बताया प्रदेश की उषा जी ने लिखा भूमिका, उसमें सभी कहानियों पर उन्होंने प्रत्यात्मक टिप्पणी की और ऐसा भी बताया कि अनायास एक चीज़ें इतिहास ऐसे ही रचा जाता है। हम पिछले बार एक कार्यक्रम आया था आयाम में, जो पूर्ववर्ती लेखिकाओं पर लोगों ने बात की थी, किताब कब आएगी। तो बिहार की महिला इतिहास लेखन का बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो उषा जी उसको जल्दी संभव कर दें तो हम लोग को, जो प्राध्यापक लोग हैं, उनको बिहार के इतिहास जो लिखा है, पुरुषों का इतिहास है। सुमन राज किताब का नाम ही है बिहार का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो अगर उषा जी वो किताब संभव करेंगे पूर्ववर्ती लेखिकाओं की कहानियों का, रचनाओं का, तो बिहार के इतिहास का भी पूरा बिहार के इतिहास भी आधा है, सब पुरुष लेखकों का इतिहास है। और उसी पर हम लहालोट होते हैं, क्या लिखा हुआ लिखा, लेकिन महिला लेखन के बिना, महिला के यथार्थ को बिना पुरुषों का लेखन है, बिहार के सामाजिक यथार्थ का लेखन अधूरा है। या रेणु हो, दिनकर हो, बाबा नागार्जुन हो, और वो परकाया प्रवेश करके स्त्रियों का सबका लिखा है। वरदीनाथ की चाची ने लिखा, नागार्जुन ने, औरों ने लिखा। लेकिन राज जानती है जनने की पड़े, स्त्रियाँ अपना जब कलम उठाती हैं, अपनी आवाज़ बोलती है और उनके मुँह में अपनी आवाज़ होती है। लोहे का जो कहते हैं कि लोहे का स्वाद उस लोहार नहीं पूछो, उस घोड़े से पूछे तो मुँह में 24 घंटे लगाम रहती है। तो हम कहेंगे कि आप कलम उठाई हैं तो अपनी बात कहें। हमको जो तो कहानी की बात करना, तो पहली बात में स्पष्ट कर दें, हम ये सोच के कहानी उसमें पढ़ा कि भाई स्त्रियाँ अपना दुख कर लेंगे, वो कहानी में, दोनों कहानी में नहीं दिखा। तो हमने इस रूप में इसको देखा कि आप अभी कलम पकड़े हैं, अपने आसपास के समाज की कहानी लिखें और अब स्पष्ट आयाम को और सभी लेखिकाओं को ऐसा नहीं कर सकते, निर्देश दे, सलाह दे सकते हैं कि आप लिखने को बहुत समस्या है। अब बहुत लोग लिखा जा चुका है, गंगा में बहुत पानी बह चुका है, बहुत पुरुष लेखकों ने लिखा है और आपकी आवाज़ और आपकी लेखनी कि कौन तभी सुनी जाएगी जब अपना दुख, अपना तकलीफ, अपना संघर्ष, अपना यातना और अपना स्वप्न लिखिएगा। और लिखा है जो परंपरा समाज में जो लिखा जा चुका है, उससे उसी दृष्टिकोण को आप अपने दृष्टिकोण से लिख रहे हैं, उससे बहुत आपकी उपस्थिति, आपकी भमक नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा परिदृश्य है। और उस हमको स्त्री लेखन की बात होती थी, बहुत लोग आलोचना करते थे हंस के दिनों की। उसमें कहानी था जया जादवानी का, सुन लीजिए कहानी। लब के पानियों के बीच कुछ कांपता है, बेटी होने वाली है, पता चल गया है सास और पति को। लेबर वार्ड रूम में छोड़ के पति चला गया है सास, अकेले बेटी जन्मने की पीड़ा, पानी निकल रहा है, बेटी जन्म रही है। क्या अद्भुत कहानी है, कोई महिला लिख सकती। 10 पुरुष 10 जन्म मर जाते, पर काया प्रवेश कर जाते, कोई पुरुष नहीं लिख सकता है। इसे बात समझ के बिठा लीजिए कि आपको अपना दुख, अपनी यातना, अपना तकलीफ लिखनी है। उससे बड़ी कहानी है स्वयं प्रकाश की अगला जन्म। नहीं, आप मान सकते हैं, हम नहीं मानते। कोई पुरुष नहीं लिख सकता है, नहीं लिख सकता। मेरी नहीं, मेरा मानना 2 है। मेरा कहना है कि आपको ये देखिए, स्वाद का मामला है, ये आस्वाद का मामला है, सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स का मामला है कि सहजानुभूति, स्वानुभूति। अगर दलित स्त्रियां लिख रही हैं, आदिवासी,
तो उसका अनुभव 10 जन कोई बड़ा क्राफ्ट कला लिख देगा, उसका अनुभव से कोई बड़ा नहीं होगा। ये स्वाद आपके बचपन से जो स्वाद आपके समीक्षा करें उसका बोल उसी पर बात कर रहे हैं, उसी पर बात कर रहे हैं प्यार जी। बाकी चीजें आप जरा हम एक लाइन बोल दिया उस पर कि वो सामाजिक यथार्थ की कहानी है, कहानियों बोलिए, उसी कहानी बोल रहे हैं। एक सामाजिक यथार्थ की कहानी है, उसमें स्त्री कहाँ उपस्थित है वो दिख नहीं रहा है। हम पहले एक ही लाइन बोल दिए कहानी। दोनों कहानियों की सबसे बड़ा संकट यह है, दोनों कहानियां में स्त्री कहाँ उपस्थित है वो नहीं दिखाई देता है। व्हील चेयर कहानी बहुत प्रतीकात्मक, बहुत शिल्पगत, जिससे बहुत मजबूत कहानी है। उस कहानी में एक मुस्लिम समाज जो लेखिका समाज से आती है, उस समाज में जो पीढ़ियों का अंतर आया, उस समय का अंतर आया है, उस अंतर के बाद कैसे पीढ़ियाँ उपक्षित हो जाती हैं, पुरानी पीढ़ी, और कैसे हाशिए पर डाल दिया जाता है, उस व्हील चेयर कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जैसे कि पुरानी पीढ़ी को वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, और जो संपन्न वर्ग का लड़का है जो विदेश चला जाता है वो भी डाल देता है, और जो सेविका है अंत में आती है वो भी वहीं पाती है उस अपने मालकिन को जिसकी सेवा की, तो बेटा भी घर बेच के चला जाता है। तो बदलते सामाजिक यथार्थ जो जीवन हमारा सामाजिक आसपास घट रहा है, गीतकार ने बहुत, लेखिका ने बहुत सूक्ष्मता से यथार्थ से पकड़ा है उस कहानी में है। लेकिन उस कहानी में लेखिका ने अपने ही सामाजिक यथार्थ में वही बात कर रहे हैं, लिखा है इसी तरह सामाजिक यथार्थ हमारे आसपास रचा जा रहा है, होता जा रहा है। आप भी एक पुरुष के नाते, आप एक व्यक्तित्व के नाते नहीं सकती, लेकिन मेरा बस इसमें इंडोर्समेंट इतना ही है कि आप में उसमें भी दिखाया गया स्त्री के दुश्मन है, उसके जेठ जो देवरानी को उपेक्षित करती है, विधवा हो जाती है, उसको उपेक्षा मिलती है, बच्चे भी छोड़ देते हैं, थोड़ा सांकेतिक है। लेकिन उसमें यही करना है कि स्त्री कहाँ कहाँ फंस रही है, सत्तात्मक पुरुष समाज में फंस रही है, और उसको कैसे उन संघर्षों में रचनाओं को निकाल कर रखना है, उस पर आपसे बड़ी बड़ी उम्मीदें पूरे समाज की, पूरे सारे समाज के, होंगे ना पुरुष समाज की, कि हमने जो लिखा है, हम लोगों ने जो लिखा वो सबके सामने क्या लिखा। जो आपका लिखना बहुत नज़र में नोटिस आता है, एक स्त्री दलित आदिवासी लिख रहा है, नोटिस में आ रहा है, और उस बहुत ध्यान से देखते हैं क्या क्या उसमें फ्लैशेज हैं, क्या क्या प्रतिबिंब है, क्या क्या हमारे समाज की छवियाँ हैं जो अभी तक के लेखन में नहीं है। इतिहास में वही नाम दर्ज होता है कि आप अभी तक जो अनकहा है, उन अनकहा अनसुनी आवाज़ों को आप स्वर दें। आप अनकही आवाज़ें हैं और अनसुनी आवाज़ें हैं, उनको स्वर देना है। दूसरी जो मीरा मिश्र की कहानी है शरीर की गोद में, वही जो गांव बदल रहा है, जो नई कहानी के दौर की कहानियाँ थी, गांव बदल रहा है, गांव छूट रहा है और गांव बदल गया है, और गांव का पूरा समाजशास्त्र बदल गया है। तो एक बूढ़ा जो पीढ़ी का आदमी जो बहुत पुरानी मूल्यों से, पुरानी जीवन शैली से अपनाव लगाव होता है, वो टूटते जीवन को देख के मोह आता है, स्मृतियों में आदमी जीता है, और इस तरह उस कहानी को उसमें बढ़िया उस पूरे परिवेश को रेखांकित करके जो हमारा चंपारण और यूपी का क्षेत्र तक की कहानी है, और वहीं से सब सरयू से उधर से गोरखपुर से सब लोग आगे उधर बसे हुए पूरे चंपारण गोपालगंज में, उसी क्षेत्र की कहानी विशेष की है। और कैसे अंत में नायक इस तरह सोचा, बूढ़ा नायक के अंत में चीज़ें बदल रही हैं, तो मूल्य बदल रहे हैं, वो जीवन नहीं रहा है जो पंत ने लिखा था ग्रामीण जीवन, वो अंत में शरीर विरोध में समाना चाहता है। कहानी सामाजिक यथार्थ, बदलते सामाजिक यथार्थ की कहानी है। दोनों कहानियाँ अपने समय को प्रस्तुत करती है। हमारा जो भारतीय समाज, उत्तर भारतीय समाज, हिंदी पट्टी का समाज बदल रहा है, कितना बदला है, या वो हिंदू समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, आदिवासी समाज हो, दो कहानियाँ, दो लेखिकाएँ दोनों अलग अलग समाजों को रिप्रेजेंट करती हैं, कहानियाँ पूरी रिप्रेजेंट करती हैं, सामाजिक यथार्थ को बढ़िया से रखती है। व्हील चेयर में कितनी प्रतीकात्मकता है कि लास्ट में व्हील चेयर होता है शीर्षक की सार्थकता। कहानी अंत में आती है, व्हील चेयर देखती है और समझ जाती है वो व्हील चेयर कहाँ है, कि उसकी मालकिन उस व्हील चेयर पर। तो वो सिद्धहस्त लेखिका की कलम से लिखी हुई कहानी है। लेकिन हम बस इतना ही अंत में कहना है कि आप लोग जितना समूह जुटान और एक बैनर तले आप खड़ी हैं, हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं। इसमें कई कहानियाँ ऐसी हैं, पूरी 12 खड़ी पर हमारे सभी भाई जो बैठे हैं, बात कर हम भी पूरा संग्रह ही पढ़ लें, सभी कहानी पर बात की जा सकती है। उसमें कई ऐसी कहानियाँ हैं जो स्त्री जीवन की विडम्बना की और प्रतिस्पर्धात्मकता के खिलाफ खड़ी कहानी है, उस पढ़ी जानी चाहिए। उसमें कई कहानियाँ हम बड़े भाई बोलेंगे लोग। एक तो बहुत अद्भुत कहानी की माँ अंत में खड़ी होती है बेटी के साथ जाके, बहुत अद्भुत कहानी है, कैसे समाज बनता है इसे। पिता के खिलाफ जो पिता बेटी से प्यार करता था, अंत में अजन्मी और बिना शादी की बच्चा जन्मने जाती है, पिता जोन करता है
तो स्त्री कैसे खड़ी होती वहाँ जाकर, जीवन में माँ जिसको नकारती थी, बेटी माँ को नकारती थी, उस कारण से ये हमें बहुत अच्छा लगा। वो शायद भावना जी की कहानी है, बहुत अच्छा लगा। एक सुंदर कोई शब्द है, शीर्षक है, तो बहुत अच्छी कहानी है और हम धन्यवाद देते हैं भावना जी को, धन्यवाद देते हैं। और इसकी तरह उस तरह 2-3 कहानियाँ ऐसी होंगी जो पूरे इस प्रतिसत्ता के पुरुष सत्ता के खिलाफ खड़ी कहानियाँ हैं। और साफ मामला है कि अब मामला साफ है बिल्कुल। आप आई हैं तो अपनी आवाज़ कहेंगे, अपनी बात कहेंगे, बात बहुत हो चुकी है और वो अच्छा लिखा है, लेकिन उसके भ्रम में नहीं जाइएगा। भ्रम में भ्रमलाने वाले बहुत मिलेंगे। आप अपनी दुख, अपना आवाज, अपनी तकलीफ, अपनी यातना, अपने शब्दों में, बिना स्टिल, बिना क्राफ्ट, बिना मुहावरे। कोई कहे कि कला नहीं है, मुहावरा नहीं है, बोलता है ना माँ बाप, बेटा तुतलाता ना बच्चा, तो तुतला के माँ बोलता है, माँ समझ जाती है। तो समझने वाले हृदय जो रखते हैं, दिल की आंख रखते हैं, दिल की आंख से समझ जाएंगे दर्द क्या। आपकी दर्द की तासीर इतनी गहरी होगी, आपकी पीड़ा इतनी गहरी होगी, तो वो टूट के निकलेगी। आवाज जो निकलती है ना, तो दूर तक जाती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। गर्मी बढ़ती जा रही है और साहित्य पे परिचर्चा में लग रहा है कि उसकी गर्मी का असर है या साहित्य की गर्मी का असर मौसम पे समझ में नहीं आ रहा है। महिलाओं की, लड़कियों की गर्मी का असर है। महिलाएं तो बड़ी कूल होती है सर। क्रांति का सवाल उठाना होगा, तो अब क्रांति करेंगे नहीं होगा, कोई पुरुष सत्ता नहीं छोड़ेगा, घरों नहीं छोड़ेगा। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं यहाँ पे संपादक, लेखक, गजलकार। आज मेरी आवाज बहुत कम है। किसको बुला रहे, किसको बुला रहे? नाम बोलो। तो अब हम सादर आमंत्रित करते हैं शिव नारायण जी को, जो कि नई धारा के संपादक हैं, लेखक हैं, गजलकार हैं। प्रणाम सर। और आपका सम्मान करने के लिए हम लेखिका, वरिष्ठ लेखिका भावना शेखर जी को यहाँ पे आवाज देते हैं। भावना जी, कृपया आप आए यहाँ पे और शिव नारायण जी का स्वागत करें। वो तो तय होगा ना पहले से भी, तो किसको किसका करना। एक तस्वीर होनी चाहिए, कोई एक तस्वीर लीजिए। एक तस्वीर भावना गंज। नमस्कार। इस आयोजन के अध्यक्ष और मेरे बहुत ही प्रिय एवं आदरणीय कथाकार ऋषिकेश सुलभ जी, मेरे मित्र मुकेश प्रत्युष जी, आयाम की अध्यक्ष, पूरे शहर की दीदी उषा दी, और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी समादरणीय बंधुओं, देवियों, बहनों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा आयाम के इस कड़ी से जुड़ते हुए। आयाम के कई दूसरे आयोजनों में भी मैंने भागीदारी की थी, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये पहली किताब होगी आयाम की जिसका दस्तावेजीकरण हुआ है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आप सोच क्या रहे हैं। ये इन 12 कहानियों के माध्यम से बहुत सारी बातें आई हैं सामने, बहुत सारी बातें आई हैं सामने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है आयाम के बैनर तले आप सबका, आने वाले दिनों में वास्तव में इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व होगा। पटना शहर फिर साहित्यिक गतिविधियों के मामले में कई सारी आयोजनों के द्वारा बहुत ही समृद्ध हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा इस आयोजन में आकर। मुझे 2 कहानी दी गई थी पढ़ने के लिए। एक कहानी का शीर्षक था मैं भूलता बहुत हूँ, इसलिए मैंने एक छोटी सी पर्ची बना ली है नाम की और कुछ पात्रों की, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। बीच बीच में मैं कभी आपको देखूँगा, कभी कागज़ के टुकड़े को देखूँगा। तो एक कहानी थी मेरे जिम्मे तुम सबसे सुंदर हो, और दूसरी कहानी थी बेवफा।
अब देखिए, स्त्री को देखने का ये दो नजरिया, ये जो एक स्त्री है उसको देखने का ये दो नजरिया है। तुम कैसे सुंदर हो अबे वफा, यह जो स्त्री लेखन अभी है, ठीक कह रहे थे रमेश जी, अभी जो देश में स्त्री स्वर का ही प्राधान्य है। मैं अगर कहानी की भी बात करूं तो कथा लेखिकाओं ने लेखकों के छक्के छुड़ाए हुए, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां भी आ रही हैं, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये जो अस्मिता मूलक साहित्य है, ये जो अस्मिता मूलक साहित्य है, हाशिए में खड़े समाज को अवसर मिला है कि हम अपनी आवाज़ कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दूसरी रचनाओं के माध्यम से अपनी बातों को हम रखें। ये बहुत ही मतलब हम सोच नहीं सकते कि ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। वो स्त्री हो, वह दलित हो, वह जो भी मतलब हाशिए में खड़ा समाज है, जिसकी ओर कभी किसी की दृष्टि नहीं जाती थी, वो समाज अब खुद मुखर हो रहा है। आप कह सकते हैं, दलितों को भी कहा गया कभी कि जो वह लिखेगा वह दलित है, या जो दलितों के बारे में लिखेगा वह सही है। पुरुष के नजरिए से स्त्रियों को के जीवन को जानना, उसको समझना, उसके संघर्षों से जुड़ना, यह एक बात है। लेकिन खुद स्त्री जब अपने संघर्ष को सामने रखे, खुद उसके नजरिए से उनके जीवन को देखना, उन परिस्थितियों को देखना, एक दूसरी बात होती है। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, अभी मेरे पूर्व दो वक्ताओं ने भी वे बातें कही, मुझे भी इन दो कहानियों को पढ़ते हुए जो लगा, मेरे साथ एक सुविधा यह थी कि जो कहानी मुझे दी गई थी उनके रचनाकारों को मैं पहले से पढ़ता रहा हूँ, और दोनों ही मेरे बड़े प्रिय रचनाकार हैं। निवेदिता जी को एक पत्रकार के रूप में मैं देखता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, इनकी कविताओं का भी मैं कायल रहा हूँ, इनकी कहानियाँ भी मुझे पढ़ने को मिली, और भावना शेखर जी को भी मैं पढ़ता रहा हूँ। तो इनसे मुझे अपेक्षाएं अधिक थी, और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई भी है। तो जब इस कहानियों में मैं गया तो आप देखेंगे कि ये लोग जो है कथा कहानी का जो कौशल है वो भाषा के रूप में कैसे व्यक्त करें, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति ये हम मानते आए हैं कि ये जो साहित्य है ना, ये मुख्यतः भाषा की साधना है। अगर आप भाषा की साधना नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो जो कहना चाहते हैं आपके अंदर है वो, लेकिन आप उसे व्यक्त नहीं कर पाते, ये संप्रेषण का संकट होता है साथ में। तो भाषा की साधना ये लेखन से पहले जरूरी है। और मैंने देखा है, मैं केवल इन्हीं दो कहानियों पर अभी अपने को केंद्रित करूंगा, वो कि मैंने ये पूरी किताब पढ़ ली है, यात्रा में था, और इस किताब के अलावे मेरे पास कोई चीज़ थी नहीं, तो ये 12 कहानियां मैंने पढ़ी थी पढ़ जाना। तो जो कहानियां मैंने पढ़ी, मैं जैसे कह रहा था, कथा कहानी का कौशल या कैरेक्टर को, चरित्र को रचने का, गढ़ने का जो एक उपक्रम है, या जो संवाद है, वो सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जो तात्विकियां होती हैं, वो कहानी की हो, कविता की हो, किसी विधा की हो, जो तात्विकी होती है वह किसी भी रचना को अच्छी बना सकती है, वह किसी भी रचना को बहुत अच्छी बना सकती है, बुरी भी हो सकती है, पर रचना बड़ी होती है वो तात्विकियों से नहीं होती है। रचना बड़ी होती है अपने अंतर द्वंद से, कि आपने उस रचना में कन्फ्लिक्शन कितना उत्पन्न किया, कितना द्वंद आपने उसमें बनाने की कोशिश की। अगर वे द्वंद नहीं है तो तात्विक दृष्टि से कहानी बहुत अच्छी होते हुए भी वो अच्छी रहेगी। हम पढ़ेंगे तो आंसू भी बहेंगे, हम हंसेंगे भी, हम उस समाज से परिचित भी होंगे, पर वो रचना कभी बड़ी नहीं होती है। बृहत्तर समाज को एक रचना के माध्यम से, एक बृहत्तर समाज को जानने और समझने की दृष्टि जो है वो रचना नहीं देती है, ये देती है कन्फ्लिक्शन, उसका द्वंद। क्यों? क्योंकि जब द्वंद होता है तभी उसके माध्यम से उस कहानी का समय आता है, उसमें उस कहानी में समय भी आता है, समय की चेतना भी आती है, समाज भी आता है, उसका जीवन भी आता है,
तो द्वंद्व को पकड़ने का जो कौशल है द्वंद्व को पकड़ने का कौशल, ये अनुभव से आता है। तात्विकियां अध्ययन से आती हैं। तात्विकियां किसी भी कहानी में वो अध्ययन से आ सकती है। आप उसको मान सकते हैं कि हम भाषा को और बेहतर करें, हम कैरेक्टर को गढ़ने का उपक्रम और बेहतर तरीके से करें, पर द्वंद्व का रचाव जो है वो हमेशा जीवन के अपने अनुभव से आता है। आप किसी समाज को कैसे देख रहे हैं, उस समाज को देखने की आपकी चेतना कैसे बनी है, तो उन सब तमाम चीजों का उसमें एक व्यवहार होता है। तो रचना में ये दोनों चीजें जरूरी है, तात्विकियां भी और जीवन का अनुभव भी। तो चलिए ये छोटी सी टिप्पणी करते हुए अगर हम इस कहानियों में आते हैं, तो पहली कहानी है तुम सबसे सुंदर हो। क्या बात है। ये कहानी का शीर्षक, ये कहानी मेरे पास आई और इस कहानी में तीन ही पात्र हैं इस कहानी में। एक है महोदय कृष्णकांत त्रिपाठी, जो एक पिता हैं, एक पति हैं। दूसरा एक स्त्री है जिसका नाम है सरला, जो माँ है, और एक पुत्री है जिसका नाम है संवेदना। आप नामों को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो सजग कथाकार होता है ना, वो हर चीजों में अपना कौशल लाता है। वो प्रतीकात्मकता से भी काम लेता है, संवादों में वह उनका कौशल नजर आता है। कथा कहानी सबसे बढ़कर ट्रीटमेंट में ये सारी चीजें मिलकर व्यक्त होती हैं। तो ये संवेदना है जो पुत्री है। अब ये जो सरला है ये गुणी गृहस्थीन है, ये गुणी गृहस्थीन है। मैं पहले ही बता दूं आपको कि वो गुणी गृहस्थीन है। उनके 4 बच्चे थे, पर बची एक ही, 3 बच्चे उनके नहीं रहे, और जो बचती है उसका नाम है संवेदना। उनमें बहुत सारे गृहस्थी के गुण हैं, पर एक ही एक वो बहुत ही बदसूरत है, बहुत ही बदसूरत है। काले कलूटे चेहरे हैं और बदसूरती के। देखिए ये मानक भी हमने ही गढ़ रखे। सुंदर व्यक्ति वह होगा जो गोरा हो, जिसके नाक तीखे हो, मतलब ये जो सुंदरता का पैमाना ये हमने गढ़ रखे हैं। और ये पैमाना मैं केवल उत्तर भारतीय समाज में मैं देखता हूँ। आप दक्षिण अफ्रीका चले जाएं, आप पूर्वोत्तर चले जाएं, आप दक्षिण भारत में चले जाएं, जो मानक हमारे यहाँ है सुंदरता को गढ़ने का, देखने का, कि जो सुंदर व्यक्ति होगा वही सुंदर होगा, वो व्यक्ति उधर नहीं मिलेगा आपको। कहाँ से मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण भारत में या और दूसरी जगहों पर। तो इस सीमा के बावजूद जो हमारे समाज में सुंदरता के मानक हैं, उस दृष्टि से यह जो सरला है, देखिए नाम कितना सुंदर है, सरल मन सरला, लेकिन वो बहुत ही बदसूरत है, शरीर से बहुत ही बदसूरत है। और उसकी जो बेटी है वह उससे मतलब उससे बहुत वो घृणा करती है। और इस घृणा के बीज जो है उसकी बेटी में उनके पिता के द्वारा बोया गया है। क्यों? क्योंकि उनके पिता गोरे हैं, उनकी बेटी गोरी है। गोरी गोरी बेटी, गोरी गोरी पापा के पास चले आओ। बच्चे से ही उनके दिमाग में, उनके संस्कार में ये बातें भरी गई हैं। माँ बहुत काली कलूटी है, वो अलग है। तो एक यहाँ पर कोशिश की गई है कन्फ्लिक्शन पैदा करने की। ये केवल कोशिश की गई है यहाँ पर कन्फ्लिक्शन पैदा करने की, है नहीं। अभी मुझे याद आता है इसी तरह की एक कहानी, मुझे याद आता है कि अभी थोड़े दिनों पहले मैंने उषा किरण खान जी की पढ़ी थी। चूंकि वो कहानी मैंने ही छापी थी अपनी पत्रिका में 2 किस्तों में। एक उपन्यास है वो, 2 किस्तों में। वात भक्षा, वात भक्षा में जो प्रोफेसर शिवरंजन की पत्नी है रम्या, वो रम्या भी इसी तरह की कैरेक्टर है। और रम्या भी बहुत बदसूरत है, बहुत बदसूरत है। ये पटना यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक और शिक्षिकाओं में प्रेम रिश्ते पनपते हैं उस पर केंद्रित यह उपन्यास है। तो मुझे इसका स्मरण हुआ है। बहरकैफ मैं आगे बढ़ता हूँ। कृष्णकांत देखिए अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन उसने घाट को भी पढ़ रखा है, कालिदास को भी पढ़ रखा है, संस्कृत के बहुत सारे बड़े रचनाकारों को पढ़ रखा है। मतलब वो सौंदर्योपासक है। जो आदमी लिटरेचर का हो, अंग्रेजी लिटरेचर का आदमी हो, और उसने संस्कृत के साहित्य का भी वो आदमी अध्ययन किया हो, तो वो सौंदर्य का बड़ो सौंदर्योपासक है। उसे मालूम है कि नायिका कैसी होनी चाहिए, हर चीज उसे मालूम है।
लेकिन पुत्री मोह में वे एक प्रकार से धृतराष्ट्र हैं। वो हमेशा साहित्य की दुनिया में जो किताबी सौंदर्य है, उस किताबी सौंदर्य की दुनिया में वो रहते हैं और उसी सौंदर्य के नज़रिए से समाज को देखते हैं। यानी समाज में और उसके नज़रिए में कहीं पर मेल ही नहीं है। और वो अपनी बेटी को उसी ओर प्रेरित करते हैं कि मैं गोरा तुम गोरी, तुम मेरी बिटिया हो, माँ को छोड़ो। तो धीरे धीरे उसकी बेटी माँ से घृणा करने लगती है। अब देखिए यह त्रिकोण है, यह त्रिकोण है। लेकिन जैसा कि अभी कहा था रमेश जी ने, इसी कहानी का उन्होंने संकेत किया था कि उसकी जो बिटिया है संवेदना, नाम बहुत सुंदर है संवेदना, लेकिन वो बहुत ही उद्धत किस्म की बाला है, बहुत ही जिसको मीडिएट कहते हैं, बदमाश किस्म की है। उस पर से उनके पिता का दिया हुआ वैसा संस्कार है ना, वो माँ के करीब नहीं होकर पिता के करीब हैं। और वो मतलब अंग्रेजी परवरिश में पली बढ़ी कन्या वो पिता के इसमें रहती है। और धीरे 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 एक ऐसा समय आता है जब वो बड़ी हो जाती है तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं जाते हैं खजुराहो घूमने के लिए। वो पिता से अनुमति चाहती है कि हम खजुराहो जाएंगे। उसके पिता कहते हैं कि नहीं। देखिए ये पुरुष के भीतर एक स्त्री बैठी होती है, वो बड़ा डरपोक होता है, याद रखिएगा, बड़ा डरपोक होता है वो। हमने वह परवरिश दी है, लेकिन जब अवसर आया तो हम उनके पैरों में रस्सी बांधना चाहते हैं। आधुनिक तो उसी ने उसको बनाया है। अब वो कह रहे कि हम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, कहता है कि नहीं नहीं, कैसे चली जाओगी, और वो भी खजुराहो। न तुम्हारा इतिहास का अध्ययन, न संस्कृति का अध्ययन पढ़ा उसने, अंग्रेजी पढ़ी उसने अंग्रेजी, लेकिन फिर भी वो विद्रोह करती है और अंततः माँ की सहमति बनती है, वो चली जाती है घूमने के लिए। और जैसा कि आमतौर पर होता है वहाँ जाकर वो बहक जाती है और वहाँ से जब वो लौटती है तो गर्भवती हो जाती है। वो कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वह लड़की गर्भवती है। अब गर्भवती है तो वह जो प्रोफेसर साहब है ना, उसके भीतर का पौरुष जगता है। वो देखिए दम्भ, वो तो कभी मतलब वास्तविक दुनिया में रहते नहीं थे, वो साहित्य की दुनिया में रहते थे। तो उनका वास्तव का जो पौरुष होता है वो जगता है। और वो कहते हैं जिसको भदेश गालियाँ, वो नाना प्रकार की गालियों से संबोधित करता है बेटी को, पत्नी को, और पत्नी को दोषी ठहराता है, सब तुम्हारे संस्कार की परवरिश का ये है। अब बेचारी क्या कहे, और परिस्थितियाँ ऐसी बनती, ठीक है चलो तुमसे गलती हुई, अब कहीं और चलते हैं और एबॉर्शन करवा कर यहाँ लौट आएंगे। पर वो लड़की मानती नहीं है, वो कहती है गलती हम कर सकते हैं, मेरी गलती हो सकती है, पर उसकी गलती नहीं हो सकती है जो मेरे अंदर एक नई दुनिया बस चुकी है, उसकी गलती यहाँ नहीं हो सकती है। इसीलिए उस सृष्टि को जो मेरी गलती का परिणाम हो सकता है उसको हम क्यों नष्ट भ्रष्ट करें। तो वो तैयार नहीं होती है, कहती फिर तो तुम मेरे घर से निकल जाओ। और बहुत तरह की बात होती है। अंततः वो लड़की तैयार हो जाती, वो निकल जाती है और एक पहाड़ी जगह पर जाकर किसी स्कूल में अध्यापिका हो जाती है, वही रहती है। और अंतिम समय में आप जानते हैं कि सब कुछ होता है, पूरी दुनिया से वो कट जाती है, किसी को उसका आता पता नहीं है। और अंतिम समय में वह माँ जो सब दिन तिरस्कृत रही बच्ची के द्वारा, अपनी ही बच्ची के द्वारा, वही माँ उसके पक्ष में खड़ी होती है। और वो खोजते खोजते, उसने तो किसी को परिचय भी अपना नहीं दिया था कि कहाँ रह रहे हैं, वो चली जाती है उसके पास और वह उसके पक्ष में खड़ी होती है। ये मुकम्मल सी छोटी सी कहानी है। और ये इसमें यह दृष्टि पैदा की गई है, सौंदर्य आखिर होता कहाँ है, सौंदर्य कहाँ होता है, और कुरूपता क्या है। वो कहते भी उसका पति कि कुरूपता के कोख से कोई उद्भट सौंदर्य, कोई सुंदर कैसे जन्म ले सकता है। उस संवाद में आपको सुनाता हूँ, बड़े अच्छे संवाद लिखे हैं भावना जी ने। जैसे एक है संवाद, वो कहती है कैसे कुरूपा की कोख की रंभा को, कैसे कुरूपा की कोख रंभा को जन्म सकती है। देखिए ये एक टिप्पणी कि कोई कुरूप महिला है तो किसी रंभा को कैसे जन्म सकती है। अब इस पंक्ति के ब्याज से आप कहानियों के मिजाज को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा है कि यह पुरुष की दुर्बलता है। यह बहुत हालांकि हल्का संवाद है, बहुत ही सरल मामूली संवाद है, लेकिन इस संवाद का भी बड़ा असर है कि यह पुरुष की दुर्बलता है कि रात के अंधेरे में
एक और अंधेरी गुफा का भ्रमण उसे सहज लुभाता है। फिर भले ही दिन में वह उस दिशा में कितना भी विरक्त क्यों न हो जाए, ये तो शाश्वत ये है। लेकिन इसका यहाँ महत्व है, गोरी गोरी बेटी गोरे गोरे पापा के पास आएगी, काली काली मम्मी के पास नहीं जाएगी। ये संवाद है। एक पराजित पिता, अंत में होता है ऐसा, हम जीवन में समाज से लड़ सकते हैं, लेकिन कई बार पुरुष जो अगर हारता है कहीं, वो अपनों से हारता है, अपनों के बीच हारता है, घर में हारता है। एक संवाद है इसमें कि एक पराजित पिता अंत में पत्नी में संबल खोजता है कि तुम मेरे पक्ष में खड़ी हो जाओ, कुछ करो। तुमने ठीक कहा सरला। अंत में वो उसकी कन्फेस वो करता है, तुमने ठीक कहा सरला, मैंने इसे बेजा आज़ादी दी। और एक अंतिम मैं एक और संवाद में आपको सुनाना चाहूँगा। यह सृजन मेरे लिए कड़ी चुनौती होगा। देखिए, उस लड़की को कहा गया तुम एबॉर्शन करवा लो, लेकिन उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैंने गलत किया है, तो इसका प्रायश्चित मैं करूँगा। और इसका प्रायश्चित क्या होगा? तो वो देखिए, उसका संवाद देखिए उस लड़की का। वो कहती है कि यह सृजन मेरे लिए कड़ी चुनौती होगा, कड़ी चुनौती होगा। क्यों? इसे स्वीकार करना ही मेरा दंड है, प्रायश्चित है। इसे मैं पालूंगा, दुनिया जाने कि मैंने क्या किया। और एक अंतिम संवाद, पुरुष माफ नहीं करता। ये तो इस पूरी कहानी की फाइंडिंग्स है, पूरी कहानी का निष्कर्ष है यह संवाद कि पुरुष माफ नहीं करता, सिर्फ सजा देता है। पुरुष माफ नहीं करता, सिर्फ सजा देता है। पर मैं तो माँ हूँ, पर मैं तो माँ हूँ, स्त्री हूँ। स्त्री ही स्त्री के पीड़ को समझ सकती है। और इसी फाइंडिंग्स के साथ, इसी निष्कर्ष के साथ ये कहानी पाठकों के हवाले कर देती है अपने को कि अब आपको जो चिंतन करना हो मेरे लिए कीजिए। इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे एक कहानी याद आती है। बहुत पहले मैंने ये कहानी पढ़ी थी छात्र जीवन में। हमारे समय में बड़े लेखक होते थे, उनको ज्ञानपीठ भी मिला था, पन्नालाल पटेल। उनकी एक कहानी थी आत्मा का सौंदर्य। उसमें भी यही प्रश्न उठाया गया। मैंने प्रेमचंद की भी एक कहानी पढ़ी है जो ठीक इसी विषय को उठाता है। एक रसिक संपादक अगर इस कहानी को आप पढ़ें तो वो भी इसी विषय को उठाता है। तो हिंदी कहानी में ऐसी अनेकों कहानियां आपको मिलेंगी जिन्होंने सौंदर्य होता कहाँ है, वस्तु में या दृष्टि में। इसके द्वंद्व से समाज में जो नई हलचलें पैदा होती हैं, जो नई परिस्थितियां पैदा होती हैं, उनको समझने की एक समाजशास्त्रीय कोशिश करती रही है। उसी कड़ी में भावना शेखर की यह कहानी मुझे अच्छी लगी। मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये कहानी मुझे केवल अच्छी ही लगी, केवल अच्छी लगी। अगर मैं ये कहना पड़ेगा अगर मुझे कि हिंदी कहानी जो अभी लिखी जा रही है उसमें मैं लिंग भेद नहीं देखूंगा। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है, लिंग भेद से परे। अभी की जो कहानियाँ हैं, अभी मैं एक से एक कहानियाँ आ रही हैं, और अभी की कहानियों का जो सबसे अच्छा ट्रेंड है वो ये है, उपन्यासों में भी है कि कहानियाँ या उपन्यास या कथा साहित्य वो शोध आधारित है, वो रिसर्च ओरिएंटेड राइटिंग अभी हो रही है। हम हास्य के ही किसी समाज के किसी को लेते हैं तो पूरा उस पर रिसर्च होता है, और धीरे धीरे उनकी एक एक डिटेल्स को हम सामने रख करके समकालीन परिस्थितियों के आलोक में उसकी समीक्षा करते हैं। यह काम मुझे लगता है कि यह मेहनत भावना जी से नहीं हो सकती, या हो सकता है कि उन्होंने की भी होगी। ये मेरी अपनी सीमा है, मैं अपनी सीमा कबूल करता हूँ। जो मैं नहीं देख पाया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये कहानी कुल मिलाकर अच्छी लगी, बहुत अच्छी भी लगी। लेकिन ये कहानी बड़ी है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हिंदी कहानी, अभी की जो हिंदी कहानी है वो बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखी जा रही हैं। अभी एक से एक कहानियाँ लिखी जा रही हैं, और उसमें द्वंद्व भी बहुत सारे आ रहे हैं। और अस्मिता मूलक साहित्य की तरफ से तो बहुत ही अच्छे द्वंद्व आ रहे हैं, जिसके आधार पर हम अपने समाज को देख सकते हैं, व्यक्ति की चेतना से अपने को जोड़ सकते हैं आदि। तो एक तो ये हो गई। दूसरी कहानी मेरे पास है बेवफा। निवेदिता जी की भाषा पर जो है ना उर्दू का प्रभाव अच्छा है। गंगा जमुनी कल्चर के प्रति वो बहुत आसक्त देखती हैं, और ये बहुत सही है, हमारे यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार से बहुत सही है। और इन्होंने
इस कहानी की संरचना भी उस भूमि से बुनी है जो बहुसांस्कृतिक देश है, कोलंबिया। वहाँ अब इस कहानी में ये है बेवफा, 2 स्त्री है प्रत्यक्ष और एक पुरुष है। पुरुष हमारे सामने नहीं आता है। पुरुष इसमें 3 पात्र हैं। एक है उमा, उमा जो इसकी मुख्य नायिका आप कह सकते हैं। इन्होंने इनको मुख्य नायिका के रूप में खड़ी किया है, खड़ी करने की कोशिश की है। लेकिन इमराना का जो कैरेक्टर है ना, वो इससे भी मजबूत कैरेक्टर है इस कहानी में, और ये कहानी बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य करती है। तो एक तो इसमें उमा है जो ओंकार की पत्नी है, धर्म पत्नी, पत्नी मतलब धर्म पत्नी। एक इमराना है, वो ओंकार की प्रेमिका है। और एक तो ओंकार है जो प्रकट नहीं होता, यानी आप कह सकते हैं पति पत्नी और वो। ये जो हमारे यहाँ इस रिश्ते पर बहुत सारी कहानियां हैं, कम कहानियां नहीं है इस रिश्ते पर, बहुत सारी कहानियां हैं। बल्कि कहना चाहिए आप 8वें दशक नहीं और पहले चले जाइए तो 7वें दशक। राजेंद्र यादव ने ऐसे विषयों पर कहानियां लिखी। कोई ऐसा बड़ा लेखक नहीं है जिन्होंने इस विषय पर कहानियां न लिखी हो, उपन्यास न लिखे हो। बहुत सारे लोगों ने लिखी, और ये बहुत ही शाश्वत रिश्ते की तरफ से ये हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, और हम चाहे न चाहें हमें उनसे गुजरना पड़ता है। तो ओंकार की पहली मुलाकात कोलंबिया में होती है उमा से। कोलंबिया एक ऐसी जगह है जहाँ 2-3 तरह के लोग आपस में मिले हुए हैं। एक तो वहाँ के मूल निवासी हैं, दूसरे 15वीं शताब्दी में स्पेनिश लोग बहुत सारे वहाँ गए जो वहाँ बस गए, और तीसरे 19वीं सदी में जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ से गुलामों को वहाँ ले जाया गया, जो मतलब वहाँ लोग रहे, वहाँ के लोगों के लिए काम करें। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बहुत सांस्कृतिक परिदृश्य है वहाँ का। कंपोजिट लैंग्वेज एंड कल्चर वाला वह देश है, और जो कंपोजिट लैंग्वेज एंड कल्चर वाला देश होता है, अगर उसका स्वाद जानना हो तो आप भारत में आंचलिक उपन्यासों को पढ़िए। आंचलिक उपन्यास यही तो हैं कि वो जो है बहुभाषा और संस्कृति वाला क्षेत्र होता है, कंपोजिट लैंग्वेज एंड कल्चर वाला इलाका होता है। उसमें भाषा बदल जाएगी। शब्द है मोकामा तो लोग बोलेंगे मुकमा। शब्द अगर है, मान लीजिए कोई कंपोजिट कल्चर का देश है मोकामा, लोग बोलेंगे मुकमा। हमारे वहाँ वो कंपोजिट कल्चर वाला इलाका है। शब्द है दूध, उसको आकार लगा के बोलेंगे दूधा, भाता, नोटा। बहुत सारे शब्द बदल जाते हैं। आपको महिला अजल में से बहुत सारे शब्द मिले होंगे। तो वो वहाँ की वो खासियत होती है। उस देश में उमा की मुलाकात होती है ओंकार से, और बहुत ही फिल्मी तरीके से उनकी मुलाकात होती है। दोनों घूम टहल रहते हैं, पीछे से वो आते हैं, वो कहते हैं कि आप इंडिया से लगती हैं, आप भारत से आप लगती है कि भारत की हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां याद आते हैं उनकी आवाज़ से। तो इस तरह से हल्की बातचीत होते होते दोनों में एक रागात्मक संबंध बन जाता है। कुछ दिनों के बाद दोनों में प्रेम होता है। दोनों 2 कल्चर के हैं, 2 जातियों के भी हो सकते हैं। दोनों में विरोध के बावजूद अंत में विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है। वो लड़का जो है लड़की के पक्ष में एकदम से खड़ा होता है और वो भारत आ जाता है। अब ये रिश्ता है जो कि वो फ्लैशबैक में कहानी बार बार जाती है। कहानी का आरंभ भी होता है कि इनके पति का निधन हो गया है और ये घाट से जो है पति के शव को जलाकर घर लौट रहे हैं। वहीं पर किसी लड़की का फ़ोन आता है, और लड़की का फ़ोन आता है और वो उनसे बात करते हैं। पता चलता है कि उसका नाम इमराना है। वो उनका पहले ही कोलंबिया में उसका वह दोस्त रह चुका है। और इस तरह से तो मैं इसको बिल्कुल संक्षिप्त करने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों में पूरी आदत है सर कि जब बोलने खड़े होते हैं तो पता नहीं कैसे समय निकल जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। सही अगलत मेरी याद दिलाया। तो वो एक शादीशुदा स्त्री है इमराना, उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं, पति भी हैं, उसका पूरा गृहस्थी वाला संसार बसा हुआ है, लेकिन वह केवल वहीं तक सीमित है। प्रेम उसके वहाँ मिलता है। इस कहानी में प्रेम की तलाश है, इस कहानी में प्रेम की तलाश है, और उस तलाश में कई बार हम बने बनाए रिश्तों के खांचे से बाहर भी जाते हैं। हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी और वो के बीच का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते में रची बुनी गई ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है।
फिर मुझे कभी अवसर मिला तो इस कहानी पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन ये भी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये कहानी कितनी बड़ी है ये मैं नहीं कह सकता। ये दोनों कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। आने वाले समय में मैंने चूँकि नोट्स ले रखा है, मेरे पास सुविधा है, इन दोनों कहानियों के व्यास में फिर कभी बात करना चाहूँगा। मैं आयाम को, इन दोनों लेखिकाओं को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा इतनी अच्छी कहानी के लिए, और आयाम को भी कि आपने इस कहानी के व्यास से मुझे इस आयोजन से जुड़ने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका। और अब अगली दो कहानियों पे चर्चा के लिए हम शिवदयाल जी को यहाँ पे सादर आमंत्रित करते हैं। माइक वहाँ रखी हुई और आपके स्वागत के लिए, शिवदयाल जी के स्वागत के लिए हम श्रीमती विभा रानी श्रीवास्तव जी को बुला रहे हैं। आइए। एक फोटो, एक तस्वीर। ये मेरा सौभाग्य थोड़ा सा और आगे आ जाइए। आदरणीय उषा किरण जी, आप सभी दर्शनकार हो, और आयाम की हमारी सभी समान थोड़ा हम भी कर देंगे। हाथ थक गया तो दे दीजिएगा, पर हाथ थकने लगे तो दे दीजिएगा। हाथ आपको भी ध्यान यहाँ से बोलेंगे तो यहाँ बोलने से बैनर यहाँ बोलने से बैनर होता है। ये किताब बहुत अच्छी है और इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा, और बिहार का लड़का है, हरे प्रकाश उपाध्याय है, तो उसने अच्छा काम किया है, प्रोडक्शन उसका अच्छा है। और मैं चाहता था कि मैं सारी कहानियाँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं दो कहानियाँ मेरा फोकस था, मैं दो कहानियाँ पढ़ी, लेकिन 12 जो लेखिकाएँ हैं, कहानीकार हैं, सबको मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। आपने ऐसे निकट समय, आपने बहुत निकट समय में ये रचनाशीलता दिखाई है और अपने हिसाब से अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश की है, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कुछ कहानियाँ जो अभी कुछ कहानियों की चर्चा हुई, तो एक जनरल आइडिया इससे एक निकालना बड़ा मुश्किल है। कहानियों का कोई वसत कोई चीज़ निकल के आ सकती है, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो दो कहानियाँ थी उनकी मैं चर्चा करूँगा। पहली कहानी वीणा जी की, वीणा कहानी है ऋण मुक्ति, ऋण। ये बड़े आराम से ये कहानी शुरू होती है। टेलीफोन कॉल है और वो सामान्य कॉल नहीं है। अनुराधा नाम की जो स्त्री है वो अपने बेटे के साथ रहती है, और वो कॉल है कि उनका वो परित्यक्ता स्त्री को अगर कोई समाचार मिले कि उसका पति बहुत ही दारुण स्थिति में है, मरणासन्न है, तो ये इसी तरह का कॉल है। और यहाँ से ये कहानी शुरू होती है, फ्लैशबैक की शुरू। तो कहानी का सार ये है कि विवेक और अनुराधा दोनों पति पत्नी और जीवन बड़े मजे में चल रहा है।
उच्च मध्यम वर्गीय पात्र हैं। परिवार जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, विवेक और अपना परिवार अच्छी तरह से चला रहा है। एक बच्चे का जन्म होता है, उसका नाम इन्होंने दक्ष रखा है, दक्ष। वो बच्चा जब 6 साल का होता है तो अचानक उसके रूप में परिवर्तन होता है विवेक। और एक दिन अनुराधा उसको ये कहते हुए सुनती है कि मैं अब और नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, मुझे जाना होगा, और वो चला जाता। और उसको वो वास्ता देती रहती है कि मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा, एक बार अपने बेटे को इसके भविष्य का क्या होगा, ऐसे तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन वो रुकता नहीं है, वो कहता है कि मैं जो ज़रूरतें हैं परिवार की, तुम्हारी और बेटे की, उसकी मैं वो पूरा करूँगा और चला। अब यहाँ से इनका संघर्ष शुरू होता है अनुराधा का। खुद को देखना है, बच्चे को पालना है, और उनकी जो थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी है इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आखिरकार जो आर्थिक स्वावलंबन का जो पक्ष आता है, जब भी आप किसी भी तरह की ऑटोनॉमी हासिल करना चाहते हैं तो आर्थिक पक्ष उसका सबसे महत्वपूर्ण और मूल मौलिक आधार है। उसके बिना आप निर्माण कर नहीं सकते। ये नहीं पता चलता है कि वो काम क्या करती है, लेकिन अपना उन्होंने एक आर्थिक आधार बनाया है और बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा देती है। एक जो छोड़ी गई स्त्री की जो व्याख्या होती है, तो समाज में उसका जो अचानक उसकी समाज दर जो गिर जाती है, उसका जो उसकी जो मान मर्यादा पर जो असर पड़ता है, तो इन सबको झेलते हुए अनुराधा आगे निकलती है। और उसके मन में कहीं ना कहीं ये है कि हमको अपने बच्चे को समर्पण करना है, और शायद ये है कि उसको अपने पिता से भी ज़्यादा समर्पण है। तो ये लड़का जो है इनका IAS जान में बैठे हैं, सबसे ज़्यादा समाजदार वाला जो कहना चाहिए एक शब्द है IAS। तो IAS जो है वो बनता है, परीक्षा में पास करता है। और ये वर्तमान कहानी का ये जो वर्तमान स्थिति है कि वो लौटा उसकी शादी वादी की तैयारियाँ हो रही हैं, और उसी समय ये फ़ोन कॉल आता है, फ्लैशबैक में कहानी की। और ये जो अनुराधा है, अचानक वो उसके पास फ़ोन आता है कि जयपुर में आपके पति बहुत बीमार है, आपसे एक बार मिलना चाहिए। ये बोल तो बहुत होता है इनको कि जाएँ कि नहीं जाएँ, क्या करें। लेकिन ये जाती है और उसके जो पति हैं विवेक, वो इसको देख के कुछ अस्फुट स्वरों में कुछ कहते हैं, और फिर उसका वो देहांत। और इसका पुत्र जाने को तैयार नहीं था। उसके पिता के प्रति एक स्वाभाविक द्रोह भाव है, क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ का जीवन नष्ट किया, उसका भविष्य नष्ट करने की कोशिश की। तो द्रोह भाव बहुत है, और वो बिल्कुल जाना नहीं चाहता, अपनी माँ को जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी माँ उसको मतलब ताकीद करती है कि वो तुम्हारे पिता हैं और मेरे भी पति हैं, भले ही उनसे कोई रिश्ता ना हो, लेकिन हमें जाना होगा और अपना फर्ज जो है वो निभाना होगा। तो वो बाद में वो भी आती है, शव आता है, शव को लेकर जो माँ बेटे हैं आ जाते हैं। और इनका जो है जो भी क्रियाकर्म है वहाँ पे बात आती है। इसमें एक जो आम चर्चा होती है इसमें भी है कि लोग ऐसा समझ रहे हैं, खासतौर से विवेक के परिवार वाले, कि ये टाल मटोल करके मतलब किसी भी तरह से इसको निपटाना चाहते हैं। तो शायद ये एक पूर्ण पारिवारिक जो एक संस्कार होता है, पारंपरिक रूप से जो क्रियाकर्म होता है, वो शायद न करके शॉर्टकट में चले गए। तो ये माँ और अनुराधा और उसका बेटा दोनों इसका प्रतिवाद करते हैं, और
माँ भी कहती है कि अनुराधा जो होता है वही होगा, सामान्य रूप से हम लोग अपना अपना जो कर्तव्य है वो निभाएं। लेकिन इसके पहले ये है कि नहीं, इसके साथ ही कि वो जो अग्निदान की जो बात आती है वहाँ पर वो लड़का पे अड़ जाता है कि अग्निदान नहीं करते, आदमी जिसको कहते हैं ना, तो उसकी माँ फिर सामने आती है और इसको कहती है कि पिता ने अपना फर्ज तुम्हारे प्रति पूरा नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमको ये सब कुछ आज देखना पड़ा। लेकिन तुम जो हो वो अपने फर्ज से विमुख मत हो। तुम पर जो पिता का ऋण है, तुमको उन्होंने जो जन्म दिया, जो पैदा किया, तुम्हारे पिता ने, तो उनसे, उनके ऋण से ऋण होने का यही एक तरीका है, ये अवसर है और तुमको ये काम करना चाहिए। तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब बात ये है कि ऋण होना जो है एक प्रतीक के रूप में आया है। ये दरअसल ये कह सकते हैं कि दो तीन चीज़ें जो इसमें महत्वपूर्ण लगी। एक तो ये कर्तव्य बोध की कहानी, दूसरी बात इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि इसमें परंपरा में ही मुक्ति तलाशी होती है। ये महत्वपूर्ण बात है। अभी बहुत सी बात करोगे। तीसरी ये चीज़ है कि कहानी का आग्रह कहीं ना कहीं स्त्रियों के स्वावलंबन पर, अगर स्त्रियाँ स्वावलंबी हैं तो किसी भी प्रकार के सफर दे सकती। एक जो प्रतीक है, सुहाग प्रतीकों पर भी ये बात आती है कि जो अनुराधा कभी अपना बिंदी नहीं हटाती है और चूड़ी नहीं हटाती है, सिंदूर भले हटा दिया उसने, क्योंकि उसके बेटे को वो पसंद है, उसे खेलता है। तो एक जो कहानी में ये भी एक संदेश है कि अपना जो धर्म है, जिसको ट्रेडिशनली धर्म ही कहना चाहिए, वो आपकी मुक्ति में सहायक हो सकता है क्या? आप जिसको परंपरा से मुक्ति कहते हैं, आपकी अपनी मुक्ति में परंपरा सहायक हो सकती है क्या? कहीं ना कहीं इस कहानी में ये सवाल, ये महत्वपूर्ण सवाल शुरू है, इसलिए ये हमको कहानी लगा कि आपको अलग तरह से संवेदित करती है। आमतौर पे जो फॉर्मूला कहानियाँ होती है वो किसी न किसी नारेबाजी में चली जाती है, किसी न किसी विमर्श में चली जाती है। तो इन्होंने जो मुझे अच्छी बात ये लगी कि रीना अमृत जो भी सोचती हूँ, जैसा भी सोचती हूँ, कहानी इन्होंने वैसा ही, मतलब ये जैसी है, जो इनका सोच है, उन्होंने उसके साथ न्याय किया। ये नहीं कि कहानी इन्होंने कुछ और लिख दिया है और इनकी प्रतिबद्धता या इनका मूल्य वो कुछ और है। तो मुझे ये कहानी अच्छी लगी, लेकिन भाषा भी अच्छी है और चाहती तो काफ़ी इसको विस्तार मिल सकता था कहानी को, लेकिन अनावश्यक विस्तार में नहीं गई। भाषा संपादन की जरूरत है, मुझे बोलना है कि नहीं इस वक्त, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जहाँ लोकार्पण होता है वहाँ पर शुभ पक्षों पर बोलना चाहिए, ये परंपरा है। मेरा ख्याल है कि संकेत आपकी कहानी पहली कहानी निश्चित रूप से प्रशंसनीय कहानी, निश्चित रूप से प्रशंसनीय कहानी। अगर आपकी ये पहली कहानी है तो बहुत काम करेंगे। और माँ बेटी का भी संबंध इसमें जो है बहुत सकारात्मक है, मतलब एक दूसरे के प्रति जो उनकी कमिटमेंट है वो सहज होती है, ऐसा नहीं है कि आरोपित है। मैंने ऐसे संबंध देखे हैं जिसमें कि माँ और बेटी के बीच में गहरा बॉन्डिंग था। लेकिन एक चीज़ है, आपकी पहली कहानी है तो आगे की कहानियों के लिए जरूर इसको ध्यान में रखिए। कहानी आपकी बहुत खुली है ना,
जो आप कहना चाहती हैं वो अगर इंटेलिजेंट पाठक है तो वो समझ जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो इस टाइम थोड़ी उनकी कहानी से भी बात हो जाए तब हम अलग से बात करेंगे, 2 मिनट ज़्यादा बात नहीं करते। तो आपकी कहानी कुल मिला के मुझे अच्छी लगी, तो भाषा पे थोड़ा ध्यान देना होगा। कहानी मुझे ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो कहानी लिखना जिसे शुरू किया उसको आखिरकार वो कहानी कह रहा है, इसका एक अनुशासन है और विज्ञान जो वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं उनका एक अनुशासन है, वैज्ञानिक प्रयोग इसका एक तरीका है, इसको उस तरह से करना, उस तरह से बरतना। तो वो कहानी कहेंगे तो कहानी कहेंगे, कविता लिखेंगे तो कविता लिखेंगे, लेख लिखेंगे तो लेख। तो आप मतलब किसी भी दूसरे प्रत्यय के नाम पर आप इतनी लिबर्टी ले सकते हैं कि आप कहिए कि फॉर्मेट गायब कर दीजिए उसका, आप बदल सकते हैं जरूर, लेकिन बिना फॉर्मेट के कोई कहानी कैसे कहानी का एक फॉर्मेट है, कविता का एक फॉर्मेट है, आप उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, बदल सकते हैं, बदलता रहता है फॉर्मेट। तो जब से शुरू हुआ, जब से कहानी शुरू हुई, जब से कविता शुरू हुई, फॉर्मेट बदलता रहता है। तो जीवन जैसे बदलता है वैसे तो फॉर्मेट बदलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं गोमती पर। आपको बधाई, पहली कहानी है इसकी। बधाई नहीं देता, बधाई देते पहली कर इसीलिए आप ज़्यादा अतिरिक्त गोमती एक कहानी है मेरी भाई। हाँ है वो, अच्छा नहीं तो ये नीलिमा जी की कहानी दरअसल निम्नवर्गीय प्रसंग है। एक अम्बेडकर कॉलोनी की कहानी है, वहाँ से शुरू होती है कहानी। अम्बेडकर कॉलोनी में जो हाल होता है, जो जीवन स्थिति है, उसका उन्होंने प्रामाणिक तरीके से उजागर किया उसको। और जो सबसे निचले पायदान पर जो स्त्री है समाज में, उसको उन्होंने कहानी के केंद्र में रखा। और अम्बेडकर कॉलोनी में एक 3री कक्षा पास या फेल कोई औरत है, उसका जीवन संघर्ष कैसा हो सकता है, तो ये आप कल्पना भी कर सकते हैं और साक्षात देख भी सकते हैं, इसमें कोई धर्मिष्ठ की बात नहीं है। अब सवाल है कि कहानी कैसी है। तो इसमें दरअसल ये दिखाया गया है कि अपने साहस और जिज्ञासा के बल पर कोई स्त्री, ये इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, अपने जीवन को इस तरह से साध सकती है क्या कि उसकी गतिशीलता ऊर्ध्व हो जाए। मतलब एक जो सबसे निचले पायदान पर कर दिया, उसका पायदान बदल जाए, वो उत्तरोत्तर वो ऊपर चले, ये बड़ी बात है। क्योंकि जिंदा रह जाना एक अलग स्थिति है कि हम जी गए, बच गए, लेकिन अपने को उठा लेना, अपने को एक खास परिस्थिति से ऊपर उठा लेना, एक बिल्कुल ही अलग बात है। इस कहानी में यही दर्शाया गया। और जो बचपन में एक सेंसिटिव बच्ची है, जो पढ़ना चाहती है, लेकिन माँ बाप उसको 3री कक्षा के बाद नहीं पढ़ाते हैं, जैसा कि आमतौर पर होता है। यूनिवर्सिटी जो समाज होता है उसमें ज़्यादातर होता है कि तो लड़के ये पढ़ के लड़कियाँ क्या करें, तो वहाँ पर उसकी जो दमित इच्छा है वो बार बार रह कर कहानी में जगह जगह प्रकट होती रहती है कि वो पढ़ नहीं सकती। अगर पढ़ती, अगर उसे पढ़ने दिया जाता है तो उसका जीवन कुछ और होता है। तो उसकी शादी हो जाती है और इतना भर होता है कि उसकी शादी एक शहर में होती है, जैसा कि उसके अभिभावक चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के रोमांस के बाद उसका जो पति है रमाकांत, उसका नाम थोड़े अलग वजह है उस हिसाब से, रमाकांत नाम है इसके पति का और इसका नाम है गोल्ड। तो रमाकांत पीने लगता है, नशे का शिकार हो जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो मर जाता है 3 बच्चे छोड़। तो इसके ऊपर जो मुसीबत का पहाड़ उठता है, तो
तो ये इसकी कल्पना हम कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा जब पति मर जाए और बिल्कुल ही निरक्षर लगभग स्त्री हो और जिसका कोई घर द्वार न हो, इसके ऊपर क्या बीते। लेकिन इसमें नया सोशल फैक्ट वो क्या है कि इसके पहले इसकी सास का देहांत हो गया, तो सास ससुर की जिम्मेवारी जो है रमाकांत पर है, यानी कि गोमती पर। अब ये गोमती के ऊपर उसके ससुर की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सास तो अब है तो उसको ससुर देख लेती है। तो जिस ससुर की देखभाल वो पिता के रूप में करती है, वही उसके साथ मतलब ये दुर्व्यवहार की कोशिश करता है और एक बार नहीं रिपीटेडली करता है। ये एक नया फैक्ट है जो आपको बिल्कुल हिला के रखेगा कि ये क्या होता है ऐसे परिवार में जिसमें कि ससुर और पतोह पर इस तरह का आक्रमण करे। तो ये एक स्थिति है इसमें। लेकिन वो जो गोमती है वो मैंने कहा बहुत साहसी है और इस स्थिति से निकलने की उसमें अदम्य एक कह सकते हैं लालसा है, जो भी जीवन स्थिति है उसमें। और वो काम पकड़ती है, जैसा कि उपन्यास में है काम वालियों के उपन्यास है। तो पहले एक घर पकड़ती है, उसको कुछ अच्छा काम मिल जाता है, खाना पकाने में लगेगा, फिर बाद में उसको 2 और घर मिल जाते हैं। वहाँ से उसका जीवन एक सांचे में ढलने लगता है, जबकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है और अपने को भी ठीक ठाक रख सकती है। और वो उस दलदल से धीरे धीरे अपने को बाहर निकालती है। और कैसे निकालती है? वो शिक्षा के बल। उसने जो कुछ अर्जित किया उसको बच्चों की शिक्षा मिल जाती है, तो उसका बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी पा जाता है, एक लड़का है। और उसकी एक लड़की जो है बैंक में चली जाती है पढ़ लिख कर, एक और लड़की है वो ये में पढ़ती है। तो परिवार का एक कह सकते हैं कायाकरण होता है और उसका आधार शिक्षा। तो इसकी जो दमित लालसा या जो शिक्षित होने की वो जो पूरी नहीं हो पाई, तो उसको उसने अपने बच्चों की शिक्षा में लगा दिया। तो ये अब कहानी यहाँ पर आके ख़त्म हुई कि इसके लड़के की शादी है और वो लोगों के यहाँ काम करती है, वो परिवार आए हुए हैं और उसको स्वागत करते हुए अतिथियों का देखते हैं। ये कहानी वहाँ पर खत्म हो गई। अब मुझे ये कहानी को मिला के 31 का अच्छा था। मैं नहीं जानता कि इनकी पहली कहानी थी, बहुत कहानी है। तो ये एक कहानी जिस तरह से लिखी गई है नीलमा सिंह, तो ये कहानी जो है सक्सेस स्टोरी की तरह है ना, सफलता की कहानियाँ जो निकलती हैं। मैंने कहानी को देखा था, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, तो वहाँ से किस तरह की किस वर्ग स्थिति की लड़कियाँ आई और अपने को उन्होंने बना लिया। तो इस तरह की कहानी है, इसमें थोड़ा कहना चाहिए कि कलात्मक पक्ष इसका थोड़ा कमज़ोर है। दूसरा जो कहानी के बारे में 3-4 मिनट में अपनी बात कवर करूँगा। एक महत्वपूर्ण बात ये है, एक कहानी अपने संक्षेप में, ये कहानी जो है इसमें जैसे फ्लैशबैक में कहानी शुरू हुई, तो जहाँ जिस पॉइंट पे कहानी शुरू हो रही है वहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बीच में कहीं ख़त्म नहीं। तो जो भी कहानीकार है, कहानी में काल का बड़ा महत्व, आप किस सेंस में कहानी कह रहे हैं और उसको बरत रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपकी निष्पत्ति किस काल में हो रही है, ये कहानी का अनुभूति कहाँ हो रही है। तो यहाँ पे कहानी कहीं पीछे छूट जाती है, लेकिन कुल मिला के अच्छा प्रयास है और बहुत कुछ बोला जा चुका है बाद में। चार कहानी और बाकी है, जल्दी ही कर लें। आपने इनकार किया है शायद होने से। आप हमारे अगले वक्ता हैं लेखक साहित्यकार श्री संतोष दीक्षित जी,
तो हमारी अगली वक्त आवाज अब जा रही है कि नहीं जा रही है? तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवदयाल जी आपका। और इस गर्मी जो कि बढ़ती जा रही है इसके बीच में आपने चाय के लिए जो मना किया बहुत अच्छे समय से मना किया है। अब आपको कुछ भी बोलना है। और हमारे अगले अतिथि हैं श्री संतोष दीक्षित जी, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले उपन्यास इनका आया है बगल की। डॉक्टर संतोष बात करें तो अब अगले हमारे अतिथि हैं डॉक्टर। आपके सम्मान के लिए वीणा अमित जी को आवाज दे रहे हैं। वीणा जी आप आएंगे और सुमन जी एक तस्वीर हो जाए। हम भी कम खोज लेते ये बता रहा है कि पहली बार आपने देखा अरे गलती है। आज की इस सभा के अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई और वरिष्ठ कथाकार कृष्णेश सुलभ जी, वरिष्ठ कवि मुकेश पसियूर जी, उपन्यासकार व्यास जी, जिनका शीघ्र ही एक ताजा उपन्यास आने वाला है और हमको उनको प्रतीक्षा है। और आज जिस किताब के लोकार्पण के अवसर पर हम सभी उपस्थित हुए हैं, उसके जो संपादक हैं डॉक्टर उषा किरण खान जी, जो स्वयं भी एक प्रतिष्ठित कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में हैं, और उपस्थित आप सभी आयाम की सदस्याएँ और जो डॉक्टर श्री नारायण, रमेश सितम्बर, हमारे साथी श्री दयाल जी, आप सभी, निवेदिता जी, यही से बोलिए क्या आ जाएंगे फॉर्म में असल में जिस तरह से हम लोगों की ग्रूमिंग हुई है, उसमें महिलाओं के सामने तेज आवाज में बोलना जो है बहुत ही अशिष्ट माने जाते हैं। तो फिर भी मैं अशिष्ट होने की कोशिश करती बोलना मना है, आवाज निकलती नहीं है। आज कहानी को लेकर के बहुत सारी बातें हुई। जो सबसे पहले तो मैं 12 खड़ी के लिए उषा जी को और आप सभी को जो इसके रचनाकार हैं, सबों को मैं बहुत ही दिल से बधाई देता हूँ। और आप लोगों ने भले ही जो है वो इसको कोरोना काल में बिल्कुल जिसको कहते हैं कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, उस उद्देश्य से भले ही आपने किया हो, लेकिन वस्तुतः साहित्य में खास करके कहानी में जो उसका इतिहास रहा है, जो परंपरा रही है, उसमें किसी भी संकलन का अपना एक महत्व होता है। जैसे हम एक प्रेम कथाओं को लेकर संकलित करते हैं या एक श्रेष्ठ कथाओं को लेकर करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते रहते हैं। तो ये भी जो काम है, ये पटना की जो महिला कहानीकार हैं, उन सबों को ये जो रचनात्मकता है, इसको सामने लाने का जो ये प्रयत्न है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो बाहर भी जाते हैं और कई लोगों से बात होती है, तो अक्सर जो पत्रिकाओं के संपादक हैं, ये लोग बोलते हैं कि आखिर पटना में महिला कहानीकार कहाँ है, कहानियाँ नहीं आती हैं उस तरह से। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि आगे भी ये कहानी लिखने का जो ये शुरुआत हुई है, तो एक संकलन तक सिमट के नहीं रह जाना चाहिए। इसको आगे भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अब तो हिंदी ग्लोबल हो गई है जब से गीतांजलि श्री ने पुरस्कार लिया है, तो उस स्तर पर भी आप लोग इसको बढ़ा सकें, ये मेरी शुभकामना है और मेरा आग्रह भी है। कहानी पर जो बात हुई, जो रमेश सितम्बर जी ने कहा कि ये जो महिला कथाकारों को आना चाहिए, उनकी जो संवेदना है वो अलग तरह से, निश्चित रूप से
किसी भी साहित्य में संवेदना की, करुणा की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। और ये केवल छाती जो है वो, इसको हम स्त्री और पुरुष में हम नहीं कह सकते हैं। ये ठीक है कि ये स्त्री की कुछ अलग तरह की विशेषताएँ हैं, उनका एक अलग संसार है, लेकिन कहानियाँ जिंदगी से आती हैं और जो जिंदगी के अनुभव से आती हैं। आप किसी संस्था में रह करके और आप कुछ कहानीकारों के साथ बैठ करके आप कहानी लिख लेंगे, ऐसा कोई इसकी कोई संभावना नहीं है। वो आपको एक जिंदगी जो आप जी रही हैं, जिस तरह से आपके दृष्टिकोण कैसे हैं, इस पर जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान क्या, मतलब यहीं से कहानियाँ ही आती हैं। जब आप अंधेरे में अकेले बैठेंगी, जब आप सोचेंगी, तो जाहिर है कि आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगी, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगी, अपनी स्मृतियों को टटोलेंगी और कहानियाँ वहीं से आएंगी। गालिब का एक बहुत विख्यात शेर है कि खेल बच्चों का हुआ, दर्द ए दीना न हुआ। खेल बच्चों का हुआ, दर्द ए दीना न हुआ, वो आँख क्या जो कतरे में समंदर न हुआ। ये आँख पैदा करनी होगी, ये जज्बा जो है वो कहानीकार को पैदा करना होता है और उस कहानियाँ उसी से आती हैं। अब मैं जो आज इन दो कहानियों पे बोलना है, तो मेरा सौभाग्य है कि ये दोनों वरिष्ठ कथाकार हैं, उषा ओझा जी और डॉक्टर उषा किरण खान जी, जो संपादक भी हैं। तो संयोग से उषा जी हैं और दोनों ही वरिष्ठ हैं। उषा ओझा जी उससे शायद आप लोग परिचित नहीं होंगे, लेकिन उनकी कई कहानियाँ कथादेश में और हम लोग पढ़ते रहे और बहुत मंजी हुई कहानीकार हैं। कोई भले ही कम लिखती हैं या इतर कामों में लगी रहती हैं, लेकिन ये है। और उषा जी के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं। तो ये दोनों जो कहानियाँ हैं, तो ये जो उषा ओझा की कहानी है, वह नहीं लौटेगा, यही है ना शिक्षक, अब वह नहीं लौटेगा, थोड़ा ये, तो अब वह नहीं लौटेगा। पूरे मनुष्य जाति में विस्थापन जो है वो एक बहुत गहरी पीड़ा का, एक बहुत गहरे दर्द का विषय रहा है शुरू से। ये हम बहुत शुरू से देखते हैं, और खास करके हाल फिलहाल में देखें तो जो दो विश्व युद्ध हुए पूरे यूरोप में, उस विस्थापन का दर्द जो है वो हम सभी जो जानते हैं, काफ्का, कामूस, इन सभी लोगों के यहाँ ये दर्द जो है एक अलग तरीके से, बहुत ही रचनात्मक तरीके से आया है। यहूदी एक ऐसी जाति रही है जो सबसे ज़्यादा विस्थापित हुई है, और खुद हमारे अपने देश में भी जो हम लोगों ने आज़ादी की जो सौगात पाई, तो एक बहुत बड़े विस्थापन के साथ हम लोगों ने पाया। तो ये विस्थापन दो तरह के होते हैं। ये जो एक विस्थापन जो है, जो जहाँ एक देश से दूसरे देश में अगर हम चले जाते हैं, अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, कितने लोग सीमा को पार करके दूसरी जगह शरण लेने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है उसमें से कुछ लौट भी ना पाए, या बहुत से लोगों के अंदर एक लौटने की इच्छा तो रहती ही है, लेकिन अपने देश के अंदर जो विस्थापन होता है, जो वो सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होता है कि हम अपने देश में रहते हुए भी हम अगर विस्थापित होते हैं। उषा ओझा की कहानी इसी पीड़ा को लेकर के है, जहाँ रांची का एक लड़का है, मेरे ही नाम का है, संतोष मांझी, वो जिस तरह से उसका, ये केवल विस्थापन की कहानी नहीं है, ये शोषण की भी कहानी है। तो ये दोनों मिला जुला है। शोषण, जिसका विस्थापन होगा उसका शोषण भी होगा, ये तय बात है, क्योंकि उसको एक नई जगह पे अपने तरह से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये जो लड़का है, ये रांची में जब छोटा नाग जो झारखंड जो है नहीं बनता है, उसके पहले जो संघर्ष वहाँ होते हैं, जिस तरह से राजनीतिक संघर्ष होते हैं, क्योंकि वह वहाँ का नेटिव लड़का है, उसको उसमें लगाया जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। और इसी जो राजनीतिक जो राइवलरी जो होती है, जो इस तरह की, उसमें वो उसकी बहन की हत्या, बहन के साथ भी बलात्कार होता है, और उसके भाई की उसकी हत्या होती है, और उसको अंततः जो है वहाँ से भागना पड़ता है, और वो पोर्ट ब्लेयर चला जाता है। उस पोर्ट ब्लेयर में जो रांची उससे छूट गया था, संयोग से वहाँ एक रांची बस्ती है, जहाँ सब रांची के लोग रहते हैं, और वो संतोष मांझी से वो संतोष रांची हो जाता है।
जाहिर है नाम से तो वो हो जाता है, लेकिन जो उसकी जो जगह छूट गई है, उसके जो मतलब जो लोग हैं, जहाँ उसके लोग हैं, जिस भूमि से हमको प्यार है, जाहिर है जैसे आप काबुलीवाला के पठान को देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ ने इस दर्द को बयां किया है। तो ये जो संतोष रांची जो है, इसका भी वहाँ जा कर के ये ठीक है, वहाँ नौकरी करता है, लेकिन वहाँ भी इसका बहुत शोषण होता है। जिस होटल में नौकरी करता है वहाँ की मालकिन भी शोषण करती हैं। फिर लेकिन वो वहाँ से जाना भी चाहता है। एक अग्रवाल साहब आते हैं, वो भी उसको कुछ शब्द बात दिखलाते हैं, लेकिन उनका भी एक अपना मकसद है कि एक काम सीखा हुआ लड़का है, इसको अगर हम ले जाते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो है कहानी में, पूरी कहानी क्या है, बस ये है कि शोषण के जो कई आयाम हैं उसको उषा ओझा ने बहुत ही अच्छी तरह से रेखांकित किया है। और इसको पढ़ते हुए मुझे एक लेख याद आया, रूस के बहुत ही अल्पज्ञात आलोचक रहे हैं, बहुत युवा अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी, सखा गेव। वो सखा गेव जो उनकी मृत्यु बहुत कम समय में हो गई थी, बहुत युवा थे वो, तो डॉक्टरों की लापरवाही से हुई। तो उसमें जब उनकी माँ, जब उनका जब अंत समय था, उसकी माँ मिलने आती थी, तो सखा गेव ने कहा था कि माँ, तुम इन लोगों को माफ मत करना और इनको साहित्य से पीटना। जाहिर है साहित्य से पीटने की जो बात होती है, तो ये साहित्य ऐसा तो कुछ नहीं करता है, लेकिन करता है, ये करता है। और उसी जो संतोष मांझी जो है, उसकी कहानी जो लिखी है, एक माँ की तरह उन्होंने उस दर्द को सामने लाया है हम लोगों पे, और ये बहुत ही बधाई के पात्र है। इस कहानी में थोड़ा सा अंत में थोड़ी भाषणबाजी है, थोड़ी सी जल्दबाजी उन्होंने कर दी है कि कहानी को खत्म करने की। थोड़ा सा अगर इसको और बढ़ाती हूँ, जो सारे जो स्थितियाँ हैं जिनको आपने एक भाषण की तरह लिख दिया है, वो अगर थोड़ा सा कहानी में कहानीपन के साथ मिल गया था तो ये और बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं बधाई देता हूँ उषा किरण खान जी की कहानी जो है, वो पढ़ने के बाद भी लगा, और वो एक पुरानी कहानी है, और ये एक संपादक, एक सहृदय संपादक की तरह उन्होंने अपनी एक पुरानी कहानी जान करके नए लिखने वालों के साथ डाली है, ताकि वो मतलब कहीं से खुद को एक अलग तरह से सुपरइम्पोज ना कर सके। वो एक सहभागिता का जो सहभाव जो है साहित्य का, वो सबसे महत्वपूर्ण भाव है, उसी के साथ वो आई है इस कहानी में। और आज हमारे बीच पत्रकार भी बैठे हैं, दलेर जी, और हम आज का जो समय है ये सक्सेस स्टोरी का समय है। हर किसी को एक सक्सेस स्टोरी चाहिए, अखबार को चाहिए, पत्रिकाओं को चाहिए, हमको खुद अपने जीवन में चाहिए। लेकिन जो उषा जी की कहानी है, ये सक्सेस की कहानी नहीं है, ये एक फेल्योर की कहानी है। फेल्योर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। लेकिन वो उस फेल्योर की कहानी है। एक स्त्री है जो वेश्या का जीवन बिताती है, लेकिन वो वहाँ से भागती है, और भाग करके एक ट्रक ड्राइवर के साथ भागती है वो, और भागने के बाद वो फिर उसकी जो एक संतान बेटी होती है उसको वो पढ़ाती है, अलग तरह से कॉलेज में पढ़ाती है, और एक अच्छे तरह का मतलब उसको चाहती है कि वो एक अलग जीवन में जाए। लेकिन जो समाज है उस समय का, जो एक पुरानी कहानी मैंने इसलिए कहा कि जो उस समय का जो समाज रहता है उसमें ये बात खुल जाती है, उससे लोग, उसकी अपनी जो सबसे निकटतम सहेली है वो भी उससे घृणा करने लगती है। और घृणा क्या करती है, मतलब उसके ऊपर दबाव रहता है कि वो उससे ना मिले, उसका हर तरह से बहिष्कार होता है। वो बेचारी भाग करके एक वायलिन बजाने वाले अनिल दा से शादी कर लेती है, और उसके बाद वो, लेकिन वो जीवन भी जो है वो उसका सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, और अंत में उसकी माँ ही उसको बोलती है कि वो फिर से उसी जीवन में लौट गई है जिस जीवन से मैं आई थी। वो भी बोलती है, वो जो नरेटर है इसमें, उसकी सहेली का भाई है राजू, तो वो जाके जब मिलता है सबसे अंत में, तो वो बोलती है कि ये मैं फिर से, मतलब ये लगता है कि मेरे अंदर की भूस्खलन जो कहानी का शीर्षक है, लगता है कि मेरे पैर के नीचे की ज़मीन जो है खिसक गई है, मैं फिर से उसी जगह पे आ गई थी। ये पूरी कहानी जितनी सिंपल है
लेकिन ये उतनी ही जो है हमारे समाज की जो विडंबना है, हमारे जो सामाजिक संदर्भ है, और उसके साथ साथ जो हमारे जो वैधानिक जो संस्थाएं हैं, उन सबों पर एक सवाल खड़ा करती है। जब कोई स्त्री संघर्ष करती है, उसको सरकारी मदद भी मिलनी बंद हो जाती है, उसको तमाम तरह के मतलब जो लोग हैं कोई सहयोग नहीं करते हैं। ये एक इतना बंद समाज है ये पहले का, तो उस समाज की ये कहानी कहती है। और आज जो हम इतनी सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं जो आप लिख रही हैं, जाहिर है कि ये जो सक्सेस स्टोरी है, इसके पीछे ये जो कंगूरा दिखाई पड़ रहा है, इसके नींव में जो दबे हुए हैं, उस दबे हुए पात्र की कहानी उषा जी ने लिखी है। मैं इनको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद किया आपका। अभी 2 कहानियों पे और हम बात सुनेंगे और चर्चा सुनेंगे। परिचर्चा ने अपना वक्तव्य रखेंगे हमारे आज के अध्यक्ष। उससे पहले श्री मुकेश प्रतीक जी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ और उनका स्वागत करने के लिए कवित्री कथाकार निवेदिता जी कृपया यहाँ पे आए। मुकेश जी की निवेदिता की अभी एक किताब आई है, कविता संग्रह है आशिया बचा रहे हैं। हम एक क्लास करेंगे कि आवाज तेज कैसे हो। हाँ हम लोग की आवाज तेज आ रही है इन सबसे अच्छी आवाज हम भाई हमारी कहानी पर जो बोले उनकी संतोष जी आपकी भी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने पहले ही आज कर दिया था। उनकी आवाज जिंदगी भर आप लोग हमारा सुना ले आदरणीय अध्यक्ष हमारे अग्रज और दीदी और आयाम के सभी सदस्यों, मैं दरअसल आज एक श्रोता की हैसियत से आया था और यहाँ बैठने के काफ़ी देर के बाद पता चला कि मुझे कुछ करना है। मुझे बैठने तक पता नहीं था, वरना मैं कहीं पीछे जाके बैठ गया होता। तो ये सिर्फ इस जगह की इज्जत मैं रख रहा हूँ। मिथिला में पता नहीं एक कहावत है जो मैंने सुनी थी कि मांग न टिकैसी साईं के तोक रखैसी। तो इसका जो भी अर्थ होता हो, लेकिन मैं सिर्फ इसकी इज्जत रखता हूँ। आयाम के कार्यक्रमों से मैं लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है आयाम के कार्यक्रमों से जुड़ना और ये देखना कि एक इतना बड़ा समूह इस तरह से सक्रिय रहता है, ये देख कर आश्चर्य लगता है। क्योंकि अमूमन जो बड़ा समूह होता है वो आपसी अंतर्द्वंद से काफ़ी परेशान रहता है, सब लोग एक दूसरे की शिकायत करते हैं। और जहाँ पर सिर्फ 12 कहानियों का चयन करना हो और वह भी कोरोना काल की कहानियों का, तो बहुत ही कठिन था। वाकई सब लोगों ने अपना लोक संवरण किया है, ये बड़ी बात है। इस संग्रह को देखते हुए पता नहीं क्यों मुझे बार बार नागार्जुन की याद आ जा रही है, 2 कारणों से। पहला कि इसका जो नाम है 12 खड़ी, ये नागार्जुन की बड़ी मशहूर पंक्ति है, 12 खड़ी विधाता बाँचे। तो 12 खड़ी वहाँ वो विधाता के बाँचने की बात कर रहे हैं और यहाँ हम मनुष्य होकर के 12 खड़ी को बाँचने जा रहे हैं, जो हमारे समय की श्रेष्ठ लेखिकाएँ हैं उनकी रचनाओं को। दूसरे नागार्जुन एक और कारण से याद आ रहे हैं जिसकी चर्चा शिवनारायण जी ने इशारा किया था कि वो जो शायद भावना शेखर की कहानी है कि पिता कितना भी प्रगतिशील हो जाए, अपनी पुत्री को बाहर नहीं भेजना चाहता, वह पुत्री के बाहर भेजने पर उदार नहीं होता। उषा जी की आत्मकथा जिन लोगों ने पढ़ी है दिनांक के बिना, उसमें नागार्जुन को आप देखें, नागार्जुन ने एक शोध के लिए PhD के लिए विषय देते हैं कि आप इस पर रिसर्च करें, और जब उस रिसर्च के सिलसिले में ये जाना चाहती है बाहर, तो नागार्जुन कहते हैं कि नहीं, तुमको नहीं जाना है, ये पूछते हैं विषय तो आपने दिया था, तो मैं शोध कैसे नहीं करूँगी। तो कहते हैं बेवकूफ़ था मैं, बौड़न था मैं, बहुत सारी बातें अपने बारे में करते हैं, लेकिन अंततः वो इनको नहीं जाने देते हैं। और नागार्जुन जैसा प्रगतिशील व्यक्ति अगर उषा जी को एक बेटी के जो पिता की हैसियत में आते हैं तो इनको शोध करने जाने नहीं देते हैं। बाद के दिनों में ये अपने शोध का विषय बदलती हैं और फिर दूसरे विषय पर शोध करती हैं। तो नागार्जुन जैसा जब प्रगतिशील व्यक्ति भी एक अपनी पुत्री को जब नहीं जाने देता है, तो आप सोचें कि उस पिता के बारे में जो उनके साथ जी का मैंने उस कहानी पढ़ी नहीं है, मैंने किताब भी अभी देखी है, वो कैसे जाने देता है। क्योंकि आज भारतीय मानस का जो भी पुरुष है वो जानता है कि उसकी महिलाओं के साथ क्या होता है। हम कितने भी प्रगतिशील हो जाएं, कितने भी उदार हो जाएं, पर हमारा समाज वो नहीं है।
एक तो यह बात थी कि मुझे नागार्जुन बार बार याद आ रहे थे। दूसरी बात थी कि जब इन कहानियों को मैं उलट रहा था तो मैं जो कहने जा रहा था कि रमेश रिकम्फर ने जो प्रश्न उठाया कि जो भोक्ता है वह कहानी लिखे, शिवदयाल जी ने भी उसकी ओर चर्चा की। लेकिन बड़ी रचनाओं में अज्ञे ने भी एक जगह लिखा है कि भोक्ता और स्रष्टा में जितना बड़ा अंतर होता है रचना उतनी ही महान होती है। वो भोक्ता ही अगर स्रष्टा बन जाए तो रचना कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। इस बात को जो हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के अच्छे वक्ता जैसे कहें या उनके महत्वपूर्ण रचनाकार विश्वसान, उन्होंने जब हिंदी की प्रतिनिधि कहानियों का चयन संपादित किया जो साहित्य अकादमी से प्रकाशित है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर भोक्ता ही रचना है तो वो रचना कहीं ना कहीं कमजोर होती है। तो रमेश, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर भोक्ता और रचनाकार में जो एक बहुत बड़ी दूरी होती है तो शायद वो रचना ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। मुझे ज़्यादा आज कुछ नहीं करना है। यही शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। और इस किताब की लेखकों को और संपादिका को बहुत बहुत बधाई, और मुझे बुलाने के लिए ज्योति को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही तो आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया सर आपका। और कार्यक्रम के शीर्षक के बहुत नजदीक करीब है हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय विशेष बच्ची, आपको अपनी धन्यवाद देते हैं। आपके स्वागत के लिए हम आदरणीय व्यास जी को क्या आमंत्रित करते हैं। एक तस्वीर होती है, सर 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 इधर लाइव थोड़ा सा बहुत शुक्रिया। सर आप तो वहाँ बैठ के बोल सकते हैं। हम खड़ा होकर बोलेंगे। निवेदिता कल बुला देंगे कि आज तेज आवाज करने के लिए क्लास ले लेंगे आप। आदरणीय उषा जी, वरिष्ठ कथाकार शहनाज जी, व्यास जी, भाई शिव नारायण, रमेश जी, शिवदयाल जी, संतोष जी, मुकेश जी, तमाम साथियों, आपको समान करना और मेरे लिए आज बहुत सुविधाजनक स्थिति है। अध्यक्ष बन जाने के बाद गोष्ठी काफ़ी लंबी चली, बहुत थोड़ा सा समय बाकी है। अगर लंबी बातचीत होगी तो उबाऊ हो जाएगा। कई बातें हैं मन में। सारनाथ में हम लोग एक कहानी के सम्मेलन में जुटे हुए थे, नामवर की कहानियों को बोल रहे थे। नामवर जी ने कहा कि कहानी में कितना श्रम किया है लेखक ने, या कहानी की जो संरचना है, आंतरिक संरचना जो है उसको जानना हो तो जैसे कालीन की बुनाई को उलट करके देखा जा सकता है सही कि कितना श्रम किया है उसमें, क्या डिजाइन है उसका। ऊपर से नहीं पता चलेगा, ऊपर से सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, आपको प्रभावित, लेकिन उलटिएगा तो पता चलेगा। तो कहानी को के साथ भी वैसा ही होता है। लेकिन यह बुनावट अगर ऊपरी सतह पर ही दिख जाए तो कालीन खूबसूरत नहीं लगेगी, कालीन बहुत की बदसूरती सामने आ जाएगी। कहानियों के साथ भी ठीक वैसा ही है कि कहानी पढ़ते हुए अगर कहानी की बुनावट पता चल जाए, हमको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या हिकमत की गई है, तो फिर वो कठिन। किसी मित्र ने अभी बात करते हुए, रमेश ने या हमारे शिवनारायण भाई ने बात करते हुए कहा कि यथार्थ और कल्पना का मिलन। ठीक है, आधी हकीकत आधा फसाना, ये कहावत है, लेकिन हकीकत और फसाना दोनों की मात्रा हर कहानी के लिए, हर रचना के लिए अलग अलग है, और यह मात्रा कोई आपको नहीं बता सकता।
या लेखक को खुद तय करना होता है, और इसी मात्रा से कहानी या उपन्यास या जो भी आपकी रचना होती है उसका मयार तय होता है, उसी से बात बनती है। तो ये है कहानी का। अच्छा, कहानी या कविता या साहित्य में आप कोई अंतिम चीज तय नहीं कर सकते। जैसे ही आप कोई अंतिम चीज तय करके काम करना शुरू करते हैं, यकीन जानिए कि आप अपने लक्ष्य को, आपने चाहे जो हुनर अपनाया हो, आपने कहने की जो प्रविधि अपनाई हो, जो भाषा अर्जित की हो अपनी रचना के लिए, वो सब बेकार हो जाता है, आप वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए ये बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है कि हम एक साथ कल्पना और यथार्थ के चुनाव की तमीज होनी चाहिए। कथा कर दुनिया में तो बहुत कुछ दिख रहा है, प्रेम दो न जाने कई सौ साल से लिखा जा रहा है, कालिदास भी लिख गए, सब लोग लिखते आ रहे हैं आज से आज। सूरज रोज उगता है, लेकिन मैं जब सूरज को लिखूं उगते हुए तो ऐसा लगे कि मैंने ही पहली बार देखा है सूरज को, और फिर पढ़ने वाले को भी ये लगे कि सूरज पहली ही बार आज वो आपकी आंख से देखे और इस तरह देखे कि सूरज को पहली बार उगता हुआ देखे। तो यह तासीर पैदा करना अपने लेखनी में, अपनी कहानी में, इसके लिए जरूर कई चीजें मुझे लगता है एक लेखक के रूप में हम रोज सीखते हैं, रोज अपने जीवनानुभव से, समय और समाज के साथ जो हम टकराते हैं उससे जो अनुभव प्राप्त होता है उससे हम रोज सीखते हैं। ऐसा नहीं, लेखक को पुनर्नवा बने रहने के लिए हमेशा श्रम करना पड़ता है, हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। आप कभी अपने को इत्मीनान से नहीं छोड़ सकते। सेज हमारी स्यंध वही है जब सोऊं तब खाए। आपको उस सेज पर सोना है जो सिंह हो जिस पर, कि जब आप सोइए तो खाने को तैयार हो जाए। आपको हमेशा जागते रहना है, लेखक का यही काम है। और जहाँ ये जागरण मिलता है वहाँ अकुलता, बेचैनी होती है, और वही रचना में प्रकट होती है, वही पाठक को उससे बहुत गहरे जोड़ती है। मैं और बहुत सारी बातें सोच के आता, बहुत सारा समय हमारे पास नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय है। दो कहानियों पर जिन पर बात करनी है उसमें सुनीता सृष्टि की कहानी है। सुबह मुझे पता चला कि सुनीता गुप्ता है। मैंने संतोष से कहा कि ये तो सुनीता गुप्ता है, तो हाँ उन्होंने कहा कि हाँ कहानी, हाँ तो एक तो ये, दूसरा सुमन कविताएं पढ़ता हूँ, हाँ तो कविताएं पढ़ता रहा हूँ, कहानी पहली बार कहानी पढ़ते हुए आज मतलब जब भी मैं पढ़ रहा था तो मैं संपूर्ण कहानियाँ अपनी तैयार कर रहा हूँ। उसमें 11 कहानियाँ जो किसी संकलन में प्रकाशित नहीं है, उन कहानियों से गुजरना पड़ा मुझे। उसमें एक कहानी है सत्यादीप, 78 में छपी थी। कहानीकार नाम की एक पत्रिका वाराणसी से आती है, कमल, हाँ कमल किशोर या क्या, कमल गुप्त, हाँ कमल गुप्त उसके 78 में छपी। खुद जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझको लगा कि इतने वर्ष बीत गए, जीवन इतना बदला, न जाने कितनी चीजें आई हमारे समाज में, कितना विकसित हुए हम, कितना कुछ छूटा, कितना आया नया, और यथार्थ जीवन का क्यों है थोड़ा सा अपना रूप बदल कर हमारे सामने छल करते हुए उसी के साथ उसी तरह प्रकट हो रहा है। ठीक वही कहानी, वो रिक्शा पर आता है अपनी बहन के घर, ये अपने चाची और चचेरे भाइयों से मिलने गाड़ी से आता है, गिरधारी ना ड्राइवर को लेकर के आता है। सब कुछ वही, वैसे ही संपत्ति का लोग, वही सब कुछ, जमीन बेचना, वही नॉस्टैल्जिया, वही सब कुछ। क्या हम चुप कर रहे हैं अपनी रचना का यथार्थ चुनने में? नहीं, नया यथार्थ हमारे समय और समाज में आया जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा संकट ये है कि जो पुराना यथार्थ है वह भी रूप बदल करके हमारे समाज में ज्यों का त्यों उपस्थित है। क्या बात? अभी तो आज भी दहेज ले रहे हैं हम, औरतें जलाई जा रही हैं, और दुनिया भर का 1000 उदाहरण है समाज।
कुछ भी अनुपस्थित नहीं हुआ। थोड़ा बहुत बदला है, कहीं रूप बदला, कहीं बाहरी आवरण बदला, बाकी बहुत सारी चीजें जो की त्यों हमारे जीवन में बनी हुई। तो एक लेखक जब इन चीजों को चुनता है, इस यथार्थ को अपनी रचना का विषय बनाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा संकट ये होता है कि वह यथार्थ पुराना है। आज अपना रूप बदल कर, तो रूप जो बदलने की, यथार्थ के रूप बदलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से लेखक को परिचित होना चाहिए। नहीं तो या तो वो पुराना यथार्थ रखेगा, पुराने तेवर में उस यथार्थ से जो भी पैदा होगा प्रभाव, वह बहुत नए जीवन के लिए, हमारे समकालीन जीवन के लिए उतना उपयोगी नहीं होगा, या फिर वह अभी का जो नकलीपन है, जो उसमें नकलीपन है, वो नकलीपन प्रकट होगा। तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को जानना बेहद जरूरी है कि यथार्थ कल से आज की यात्रा में, यथार्थ में कितनी करवटें ली, कैसे अपना रूप बदला, क्या हिडन है इसमें, जो मारक है, जो जीवन को का विध्वंस कर रहा है, उसको पकड़ना होगा, उस पूरी प्रक्रिया को जानना होगा। उस पूरी प्रक्रिया को जब आप जानते हैं, बहुत टेक्निकल लग रही है वो बातें, लेकिन ये टेक्निकल बातें नहीं है, ये भाव पक्ष की बातें मैं कर रहा हूं। आप उस प्रक्रिया को नहीं जानेंगे तो उस बदले हुए या रूप बदल कर आए हुए, जैसे आज आप देखते हैं कंप्यूटर में बग आ जाता है, क्या क्या आ जाता है, क्या है, उसी तरह आप उस पूरे प्रोसेस को जानना होगा। यथार्थ के बदलते हुए स्वरूप को बहुत ही सजगता के साथ, सतर्कता के साथ उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। एक अच्छी कहानी। अब इसमें जो चीज मुझे मुग्ध कर रही थी वो थी कि आज के पूरे लेखन में, हमारे जीवन में प्रकृति का, आप देखिए हम पेड़ों से कितना, फूलों की कितना करीब होते हैं, हवा, चांदनी, सूरज, फसलें, दुनिया भर की चीजें। आप देखिए साहित्य उठा के देखिए, यह साहित्य में अनुपस्थित है। हम बहुत ही मैकेनिकल होते जा रहे हैं, हमारे लेखन से नदियां गायब हैं, हमारे बहुत सारा कुछ गायब है, कुछ तो जीवन से ही गायब है। तो जाहिर है कि जब जीवन में नहीं है तो साहित्य में कहां से आएगा। लेकिन वो क्यों गायब है, उसकी पड़ताल होनी चाहिए। वो था, उसको दर्ज करना अतीत जीवी होना नहीं है, वो था, उसको दर्ज करना भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना भी है कि वो था, उसके होने के क्या लाभ और हानियां थी, इसलिए भी उसको दर्ज किया जाना चाहिए। तो प्रकृति के अमूमन दो ही रूप हमारे सामने आते हैं, एक तो उसका सौंदर्य, दूसरा वो प्रकृति जो डिजास्टर पर, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, सूखा हो गया, ये हो गया, मतलब जो आपदा प्रकृति लेकर आई। अब प्रकृति का जो असीमित सौंदर्य है, सुनीता जी ने इस कहानी में प्रकृति के उस सौंदर्य को के भीतर वर्णन करते हुए, वाक्यों के, शब्दों के अंतराल में, वाक्यों के अंतराल में जो कुछ बहुत महीन काम किया, जानबूझ के किया, कैसे किया, ये तो कलाकार का अपना हुनर होता है। लेकिन जो गैप है उसमें, जो मौन है, जो विराम है उसमें, वो विराम, वो मौन बचता है, वो विराम जो है उसके भीतर हलचल दिखाई पड़ने लगती है। इसको कहते हैं सब टेक्स्ट खोले, सब टेक्स्ट ले आना, चाहे अनचाहे। तो वो जो प्रकृति का वर्णन करती है, तो प्रकृति का वर्णन सिर्फ मुग्ध होकर नहीं करती। मुग्धता अगर ऊपर से कहीं दिखाई भी पड़ती है तो उसके भीतर एक हलचल है, उसके भीतर गतिशीलता है, वह गतिशीलता जीवन के बिंब प्रकट कर देगी। यह एक बड़ी बात है। और किसी भी रचनाकार के लिए, कहानीकार के लिए, कवि के लिए भाषा को अर्जित करना उसका एक बड़ा लक्ष्य होता है कि, क्योंकि अगर आप अपने भाषा के भीतर नहीं हैं तो अपने समय के भीतर, आप अपने यथार्थ के भीतर नहीं, भाषा के भीतर होना, जीवन के भीतर होना, ये बहुत कठिन काम है और बहुत सहज काम है। आप इसको कठिन मान के
अर्जित करने चलेंगे शब्दकोश से तो ये अर्जित नहीं होने वाला। इसके लिए आपको जीवन से बार बार टकराना होगा, और यही टकराने के क्रम में आप इसको अर्जित कर सकते हैं। या आप जब अपनी रचना में यथार्थ से एक लेखक का की अपनी सोच और समझ उसका अंतर्गत टकराता है तो भाषा के भीतर जो कौन पैदा होती है। इस भाषा को मैं सौम्या सुमन की कहानी में खोल पाया। मैं उस कहानी पर थोड़ी सी बात करूँगा। कहानी का कथ्य और कहानी जानबूझ के मैंने नहीं सुनाई कि उसका कोई अर्थ नहीं है। वो शहर से आता है और जमीन चचेरे भाइयों के का हिस्सा जो है बिकना है, पहले मकान बिक चुका है, अपने मकान में जाता है तो एक नॉस्टैल्जिक एक स्मृतियाँ जो है साथ स्मृतियों का बड़ा महत्व होता है। वह मनुष्य वह व्यक्ति दरिद्र होता है जिसके पास स्मृतियाँ नहीं होती, लेकिन स्मृतियों के भी रचना के लिए प्रकार अलग अलग होते हैं, उसको ध्यान में रखना होता है कि सिर्फ अतीत जीवी होकर के आप किसी बड़ी रचना को नहीं जन्म दे सकते। आपके लिए स्मृतियों के साथ आपका जो व्यवहार होगा वो स्मृति जीवी या अतीत जीवी दोनों में फर्क करना होगा। बहरहाल तो ये भाषा में खोजते हुए जब सौम्या सुमन की कहानी तक पहुंचा तो कभी निराशा, कभी आशा, कभी उम्मीद, ये सब उसके भीतर उतरती रही। लेकिन सबसे खूबसूरत बात उस कहानी में ये लगी, कहानी का यथार्थ मेरे लिए बहुत नया नहीं है, आपके लिए भी बहुत नया नहीं है। एक लड़की है, उसका प्रेमी है, लड़की के जीवन के अपने दुख और संघर्ष हैं। प्रेमी जो है जैसे आम पुरुष स्त्रियों को लेकर जो सोचते हैं कि किसी सांसनी बतियाली तो उसकी हो गई, हमको छोड़ दी, या तो एक शक्ति अविश्वासी पुरुष है। साथ में कुछ अच्छे दोस्त हैं जो दुख में उसके काम आते हैं। उन्हीं दोस्तों को लेकर वह संदेह से जीता है और फिर यह संदेह अंत में एक वो मिलवाती है जिस लड़के के प्रति उसका संदेह उसकी मंगेतकर से वह मिलवा देती है उसको। कहानी बहुत सरल, बहुत सरलीकृत है, बहुत सरलीकृत है। मतलब सुमन जिस तरह की कविताएं लिखती हैं और जिस तरह से प्रभावित करती हैं अपनी कविताओं से, एक भाषा का प्रभावशाली वितान रचती हैं। उनकी यथार्थ उनकी कविताओं में ऐसे विन्यस्त होता है और प्रकट होता है कि आप बहुत जल्दी उसको फलान करके आगे नहीं निकल सकते, लेकिन कहानी में वो अनुपस्थित है। कहानी में वो कवि का डर है कहीं ना कहीं की भाषा कविता की न हो जाए, जबकि कहानी की श्रेष्ठ भाषा वही होती है जो कविता की भाषा हो पर कविता ना हो। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ। नहीं मैंने अपने जो वरिष्ठ रहे हैं लेखकों से सीखा है और सुना है उनका ये बयान, उसे डरने की जरूरत नहीं। अगर आप कवि हैं और कहानी लिख रहे हैं तो आपकी अपनी एक भाषा होगी, आप भाषा पर जबरन जो है अंकुश न लगाएं। उसकी जो मौलिकता है, उसकी नैसर्गिकता जो है, उस नैसर्गिकता को खंडित न करें। हाँ, सतर्क जरूर रहें कि वह कविता की भाषा न बन जाए, वो रहे कहानी की भाषा, वह कविता के निकट पहुंचे। यह बेहद जरूरी है। जहां जहां सुमन ने ये किया है वहां कमाल किया है। और छोटे छोटे वाक्य वहां भी हैं, विराम है, मौन है। इसमें दुख और पीड़ा और असफलताएं हैं, उस लड़की की जो असफलताएं हैं ये प्रकट होती है, वो सब झलकती और झांकती नजर आती है। अब है क्या कि कहानी की भी रूढ़ियां होती हैं, क्लीशेस। आपको उन क्लीशेस से मुक्त होना होता है, उन क्लीशेस की, उन रूढ़ियों की पहचान करनी होती है। ये कहानी कई जगह रूढ़ियों का शिकार बनती है। उन रूढ़ियों को युक्ति में बदल देना ये काम है लेखक का। अगर रूढ़ि से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, बहुत लाचारी है कि वो बार बार अभिव्यक्ति के रास्ते में आ रही है, वो रूढ़ी बन के आ रही है, तो उसको युक्ति में बदलिए। यह बेहद जरूरी है। जहां जहां
इन्होंने ये काम किया है। अब जैसे एक जगह वो स्वप्न का है कि स्वप्न की जो रूढ़ी होती है, अमूमन के स्वप्न देख रहा आदमी, तो उसको युक्ति में बदला है इन्होंने, और वो कैसे पूरा सब आकार लेता है, उसकी आकांक्षाएं और ये सब कुछ युक्ति बन करके ऊपर की फाइनल को स्वप्न वाला एक इस तरह के छोटे छोटे कई बहुत खूबसूरत अंश आते हैं कहानी में, लेकिन मुकम्मल एक कहानी की यात्रा होती है जहाँ से आप शुरू करते हैं, फिर वहीं लौट के आइए, तो फिर आपको कहीं जाना पड़ेगा। तो एक यात्रा पर कहानी को जिस तरह निकलना चाहिए, कहानी निकलती जरूर है, लेकिन बीच बीच में उसका कारण यही है कि अविनाश नाम है ना उसका, क्या वो लड़के का ट्रेनी जो है उसका आकाश जैसे इनकी कथा कहते हुए इनके भीतर का मन, ऊपर जो घटित हो रहा है वो लेखक का बहुत आसानी से सब रखते जा रहे हैं, लेकिन भीतर क्या घटित हो रहा है, भीतर क्या टूट फूट रहा है, यह बेहद जरूरी है। भीतर की टूट फूट का प्रकटीकरण या उसका कहा जाना, ये बेहद जरूरी है। लेकिन सबके बावजूद मेरे लिए इन दोनों कहानियों को पढ़ना बहुत सुखद रहा। एक तो ये, मैं इस संकलन में हर उम्र और हर वरीयता के लोग शामिल हैं, मैं सबके लिए ये नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं बताया कि सन 78 की कहानी मुझे याद है। अभी मैं 11 अपने आरंभिक दौर की कहानियों से गुजरा हूँ जो किसी संकलन में नहीं है, और उन 11 कहानियों में एक भी कहानी ऐसी नहीं है जो इन 12 कहानियों जैसी ताकतवर है। सब बहुत कमजोर कहानी है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। अभी मैंने उस कहानियों को पढ़ा, तो सब अच्छी कहानी है। और एक उषा जी के बहुत आरंभिक दौर से पढ़ा कहानी, तो कोई उसमें ऐसी कहानी नहीं है मेरी जो इन कहानियों का मुकाबला, सब अच्छी कहानी। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस एक, मैं कोई उपदेश देने की मन स्थिति में नहीं हूँ, अन्य स्थिति में हूँ। बस एक चीज कि जीवन से जितना टकराइएगा, अपने समय से जितना संवाद कीजिएगा, उतना अर्जित करके अपने पास आप रख पाइएगा। धैर्य, ये बेहद जरूरी है बहुत। और आप तो भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक इतनी बड़ी संस्था है, इतने सारे लोग भाग्यशाली लोग हैं। वाकई हम लोग को जबरदस्ती घुस के किसी के पास बैठ के उठ के एक 12 मुट्ठी आसमान नाम का संकलन आया कहानियों का। भूपेंद्र अबोध ने 1-2 मिनट सुन लीजिए, पटना की पुरानी बातें हैं, आप लोगों को ना मालूम है। 12 मुट्ठी आसमान याद है ना, 12 कहानीकार भूपेंद्र अबोध बहुत अपने समय के महत्वपूर्ण कहानीकार थे। अपराध कथाएं लिखने लगे तो लोगों ने उनको उसी खाते में डाल दिया। तो उन्होंने कहा सुलभ तुमको भी इसमें रखेंगे। हमने कहा मेरे लिए तो अहो भाग्य, एकदम अभी पैदा ही हुए हैं और एक संकलन में आ जाएंगे। चले जाओ आरा विश्लेश्वर जी से लिखवा के लिया, कोई आपत्ति नहीं, लिखवा के लिया। अबोध जी उन लोगों में थे जो भूखे पेट हम लोग कहीं भटक रहे हैं तो बुलाना, बैठाना, खिलाना, मतलब पूरा एक तरह से कॉफी हाउस में जितना खा जाए उसका बिल देना। उन्होंने कहा कि सुलभ नहीं अट पा रहे हो 12 जाने दीजिए, जब अट ही नहीं पा रहे हैं तो क्या देखिए ये 12 में नहीं शामिल होना। आज भी अभी मुझे याद आ तो ये आप सब सौभाग्यशाली लोग हैं। ये हमारे ये रविंद्र कृष्ण जी कई महत्व एकाध संकलन में उषा जी भी है, बिहार के युवा कहानीकार, बिहार के कहानीकार। तो ये जो इसका जो एक निरशास्त्रीय, ठीक बात है, निरशास्त्रीय हाँ महत्व है इसका।
इस संकलन का एक अलग महत्व है। कल जब इतिहास कोई लिखने बैठेगा तो इन संकलनों को उठाएगा, इसके बिना नहीं इतिहास लिखा जा सकता। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबके प्रति आभार कि आपने आमंत्रित किया, सुना।